हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो हम कंटिन्यू करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, रोड के ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं उनका जो व्हील होता है वो अलग तरह का होता है, लेकिन रेलवे का व्हील वैसा नहीं होता। रेलवे के केस में आप जानते हो यहाँ पे व्हील में फ्लेंजेस होते हैं जो कि ट्रेन के मूवमेंट को गाइड करते हैं, है ना। व्हील में यहाँ पे क्या होते हैं भाई, फ्लेंज होते हैं जो कि ट्रेन के मूवमेंट को गाइड करते हैं। इस तरह का कुछ व्हील का शेप होता है, ठीक है। अब ये जो व्हील रेल सेक्शन के ऊपर चलती है, तो ये जो फ्लेंज ऑफ व्हील है ना, इसी को तो हम फ्लेंज ऑफ व्हील कहते हैं। फ्लेंज यही गाइड करती है इस व्हील के मूवमेंट को रेल के ऊपर। तो जब रोड के ऊपर गाड़ी चलती है तो ड्राइवर के हाथ में स्टेयरिंग है, जिधर मन करे उधर वो घुमा लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट रोड, फ्लैट टायर, उस तरह का। लेकिन ट्रेन के केस में ऐसा नहीं है, ड्राइवर के पास उतना कुछ कंट्रोल होता नहीं है। यहाँ पे ये जो व्हील है, व्हील का स्ट्रक्चर है, व्हील का जो डिजाइन है, ये ट्रेन के मूवमेंट को ऑटोमेटिकली गाइड करता है रेल्स के ऊपर। तो अब ऐसे केसेस में अगर कोई एक रेल है, मतलब कोई एक ट्रैक है, उस ट्रैक से कोई दूसरे ट्रैक के ऊपर ट्रेन को लानी है आपको, तो आप कैसे लाओगे, कैसे टर्न करवाओगे। उस टर्निंग के लिए जो अरेंजमेंट है उसी को हम कहते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग सिस्टम। आप समझने का कोशिश करिए इसका और भी यूज किया है। जैसे कि जनरली होता क्या है, पहले समझिए इसका बैकग्राउंड बेसिक समझिए, है ना। इन सब चीजों को समझने वाली जरूरत है, इनको नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझो पहले, वो जरूरी है। जैसे कि ये मान लो यार, जनरली होता क्या, कोई भी स्टेशन के ऊपर ये कोई एक ट्रैक है, ये कोई एक ट्रैक है, ठीक है। तो ये इधर से ट्रेन आ रही है मान लो, ठीक, इधर से ये जा रही है, ये अप हो गया मान लो, ये डाउन हो गया मान लो। तो मेन लाइन दो ही होता है जनरली, है ना, एक अप वाला एक डाउन वाला। आजकल आप देख रहे हैं धीरे धीरे रेल मंत्री कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, थर्ड लाइन बन रहा है बहुत अलग अलग जगह पे, है ना। आजकल तो अभी अभी तो फिलहाल तो थर्ड लाइन वाली सिस्टम चल रही है, कहीं कहीं पे थर्ड लाइन बन गई है ना। तो डबल लाइन से तीन लाइन पे हम लोग जा रहे हैं अभी, फिर फोर्थ लाइन बनेगा। इस तरह से ट्रैक, ये नए नए ट्रैक बनते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे, लैंड एक्वायर होते रहेंगे, नए नए ट्रैक बनते रहेंगे। अभी देखिए, मान लो कोई स्टेशन वाला लोकेशन है, तो मेन लाइन के ऊपर तो हाई हाई ट्रैफिक है ना, वो तो उधर से ही सब लाइन को, मतलब सब ट्रेन को गुजरनी है, क्योंकि ये मेन लाइन हजारों हजार किलोमीटर तक जा रही है। अप में देख लो या डाउन में देख लो। तो इस मेन लाइन के ऊपर अगर स्टेशन पे आपको कोई ट्रेन को रोकना है, जैसे गुड्स ट्रेन वगैरह का पर्पस क्या होता है, माल को लोड करना है, अनलोड करना है, ये सब चीजें, उसमें टाइम लगता है, 6-7 घंटे लगते हैं मान के चलो। तो या सीमेंट की बोरी आ गई कभी मान लो, या चावल आ गया, दाल आ गया, कुछ आ गया, या चीनी आ गया, तो अब उनको, या कोयला गाड़ी है यार, अब ऐसा थोड़ी ना है कि उसको मेन लाइन के ऊपर खड़ा कर देंगे, नहीं करते, क्योंकि मेन लाइन पे तो ट्रैफिक है। तो हम क्या बनाते हैं, लूप लाइंस। इसके लिए क्या बनाते हैं, स्टेशन वाले लोकेशन पे लूप लाइन। इससे रिलेटेड अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, उसके बारे में भी मैं आइडिया दूंगा। तो हम क्या बनाते हैं, लूप लाइंस बनाते हैं। तो ये है आपका लूप लाइन जो कि स्टेशन लोकेशन पे है। तो क्या करते हैं, लूप लाइन, बहुत सारे लूप लाइन होते हैं, यहाँ पे दो दिखाया, 5, 6, 10, 8, जैसे प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। लेकिन वहां से जब बाहर निकलते हो, 1-2 किलोमीटर निकल निकल जाते हो बाहर, तब देखते हो यार आगे पीछे स्टेशन के तो दो ही ट्रैक है, एक आगे गए और मतलब दो ही पैरेलल ट्रैक आपको दिखेंगे। लेकिन स्टेशन पे यार आते आते तो ये तो 15-20-30 हो जाते हैं, ये कैसे हो गया फिर, स्टेशन पे आते आते इतना सारा हो जाता है। तो वो सारे लूप लाइन्स है ना, प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, लूप लाइन उसको हम बोलते हैं। तो आप समझो होता क्या है। तो ये मेन ट्रैक से लूप लाइन पे कोई ट्रेन कैसे आएगा, अपने आप तो नहीं आ सकता। इसके लिए हमें इस तरह का और कुछ आप ट्रैक वगैरह देखते होंगे, इस तरह से ट्रैक वगैरह प्रोवाइडेड होती है। तो ये जो, ये यहाँ पे जो सिस्टम यूज होती है वो यूज होती है पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाली। समझ में आ रहा है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का सिस्टम वहां पे लगाते हैं ताकि मेन लाइन से लूप लाइन में इजीली आपका ट्रेन डाइवर्ट हो जाए, उसका डाइवर्जन हो जाए। समझ में आ रहा है बात, ओके। ये क्या मैकेनिज्म, किस तरह से डाइवर्जन होगा, वो चीज हम देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझेंगे। अब मान लीजिए, अगर मेन ट्रैक से, मेन ट्रैक मान लो ऐसा, मेन ट्रैक से आपको लेफ्ट साइड में टर्न करना है,
ठीक है, मेन ट्रैक से लेफ्ट साइड में टर्न करना है, तो टर्निंग है, यहाँ पे टर्न हो रहा है ट्रेन, तो उसको टर्न आउट भी बोलते हैं। ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले सिस्टम को हम टर्न आउट भी बोलते हैं। तो मेन ट्रैक से अगर लेफ्ट साइड टर्न करनी है तो उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड टर्न आउट, अगर राइट साइड टर्न करनी है तो हम बोलेंगे राइट हैंड टर्न आउट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए इनकी इनकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो। ओके, क्या इंपॉर्टेंस है, अब ये किस तरह से प्रोवाइड की जाती है वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, वही चीज हमें पढ़ना है, इसी का डिजाइन वगैरह पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड एक अभी हाल फिलहाल, ऐसे तो दुर्घटना रेलवे के अंदर रोज हर नित्य प्रतिदिन हो रहे हैं, होते रहते हैं, बट अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा ही दुखद घटना हुआ था, बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा के अंदर, जहां अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 500-600 लोग स्वर्ग सिधारे हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट समझाता हूँ, मतलब हुआ क्या था एक्चुअली, हम लोगों ने देखा था, मतलब वहां पे नहीं, जब हो गई फिर घटनास्थल पे जाके देखा था। देखिए, एक भांगा बाजार बोल के रेलवे स्टेशन था, ठीक है, वहां पर भी दो ही सिस्टम थी, क्या, एक अप लाइन एक डाउन लाइन। डाउन हावड़ा है, अप चेन्नई है, हावड़ा से निकल के एक ट्रैक चेन्नई की तरफ जा रही है, एक ट्रैक साउथ से हावड़ा की तरफ आ रही है, अप लाइन और डाउन लाइन, ये मैकेनिज्म है। तो भांगा बाजार रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन वगैरह भी है ना, तो ये लूप लाइन पे क्या है, इस तरह से सिस्टम बनाई गई होगी, स्विच, ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाली सिस्टम। तो हुआ क्या, देखिए, हावड़ा से निकला, इधर हावड़ा, फिर इधर मान लो चेन्नई, तो हावड़ा से निकला कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक है, वो निकला था कभी, तो वो तो मेन लाइन पे चल रहा था, चेन्नई की तरफ जा रही थी वो। लेकिन भांगा बाजार रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते, जो कि बालेश्वर से थोड़ा आगे है, एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर मतलब उसके आगे कुछ एक मालगाड़ी चल रहा था, ठीक है, कोयला गाड़ी। ओके, तो वो जो मालगाड़ी था उसको तो साइड रखना है, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है, वो धीरे धीरे चल रही है ना, तो हमें पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी देना होता है, इसको अब पहले आगे निकालना है। तो क्या किया गया, जो मालगाड़ी है उसको लूप लाइन पे भेज दिया गया, दिस इज योर लूप लाइन, है ना, मालगाड़ी को लूप लाइन पे भेज दिया गया। मत तो ये मालगाड़ी लूप लाइन पे यहाँ पे आके खड़ी है, तो यहाँ पे स्विच मैकेनिज्म है। स्विच मतलब आप समझिए, जैसे आप घर में स्विच ऑन ऑफ करते हैं, कुछ ऑन हो जाती है ऑफ हो जाती है, उसी तरह से ट्रैक को स्विच करना होता है। यहाँ पे टंग रेल का सिस्टम होता है, अभी समझाएंगे सब चीज। तो ट्रैक को स्विच करना होता है, अब स्विच किए, ऑन ऑफ, इस तरह का कुछ सिस्टम चलता है। पहले आप देखते होंगे इस तरह का, ये ट्रेन जो पटरी को हिलाने का सिस्टम होता था, इसके लिए एक लीवर रहती थी, यही पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले लोकेशन पे, है ना, एक लीवर होती थी, और उस लीवर के पास एक गैंगमैन अलॉटेड होता था, जो कि जब भी ट्रेन का पटरी चेंज करना है तो लीवर को पुल करता था। इस वही सब चीज केबिन की ओर जाता था। केबिन, कहीं कहीं पे आप देखोगे कोई बड़ा स्टेशन है, स्टेशन लोकेशन पे बहुत बड़ा केबिन होता था, और केबिन के अंदर कभी घुस जाता तो इतना सारा लीवर, ये लीवर वो लीवर ये लीवर वो लीवर सब होता था। तो वो रॉड मैकेनिज्म था, मैनुअल मैकेनिज्म था, वो जमीन के नीचे खोद के हम रॉड फिट करते थे अप टू केबिन। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह रेगुलर जरूरत पड़ती थी, और पहले तो और भी एक्सीडेंट हुआ करते थे। लेकिन अब जो है ये रेल को स्विच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन उसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पर भी फिटेड था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन यहाँ पे फिटेड था, जिसका पर्पस था एक बटन दाबो, बस वो रेल को अपने आप स्विच कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक है यार, इलेक्ट्रिकल है सब चीज, है ना, ऐसा। अब हुआ क्या, वहां पे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, हावड़ा से चेन्नई की तरफ जा रही थी, जिसको पास देना था, तो उसको तो मेन ट्रैक पे रहना था। स्टेशन मास्टर बोल रहा है स्विच हमने दाबा है, मतलब स्विच कर दिया है, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या, कोयला गाड़ी को लूप लाइन पे लेके गया था, तो स्विच, उसके बाद स्विच किया है वो, ताकि वो मेन लाइन पे ही ट्रेन रहे, जो भी रहे। बट हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन आपका फेल हो गया, ऐसा अभी तक जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन फेल हो गया, और स्टेशन मास्टर ने जो भी स्विच किया वो स्विच ना होते हुए, है ना, आपका स्विच हुआ ही नहीं, मतलब रेल का मूवमेंट हुआ ही नहीं, लूप ही एक्टिव थी, मतलब जो भी ट्रेन उधर से आती फिर लूप में ही जाती। तो कोरोमंडल आई फुल स्पीड में, सुपर फास्ट 120 125 का स्पीड में चल रही, भयानक हवा उड़ाते हुए। कोरोमंडल पे बैठना, हम बैठे हैं, हम सफर किए कोरोमंडल में, 10 गर्दा चलती है पूरा, जल 120 25 30 लगे ले रहे, पूरे स्ट्रेट ट्रैक है ना, स्ट्रेट ट्रैक एकदम रपेटले रहती पूरा गाड़ी, दूर भी जाना होता है, सुपर फास्ट आ रही थी अपना स्पीड में, फ्री फ्लो में चल रही थी, एक्टिव था लूप, समझो इतना स्पीड में आई, सीधा लूप में घुसी।
एक तो वो लूप में जो इतना स्पीड में घुसी, कर्व है वहां पे, कर्व 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 प्रोवाइड होता है, हम अभी बताएंगे आपको, आप समझ जाएंगे। कर्व कर्व में घुसी, उसके कारण डिरेलमेंट एक तो हो गई, फिर आगे जाके जो मालगाड़ी थी उससे उसके बॉगी टकरा गया। तो कोरोमंडल का बॉगी सीधा जाके मालगाड़ी से टकराता है, डिरेलमेंट हो जाता है। जब डिरेलमेंट हुआ तो इतना, अरे इतना स्पीड में जब घुस रही है, क्या झटके के साथ पलटी होगी। जब पलटी तो हुआ क्या, कुछ बॉगी कोरोमंडल के ये वाले पटरी पे जो डाउन लाइन था, उस वाले पटरी पे कुछ बॉगी आके फैल गए। ये और ज्यादा खतरनाक हुआ। क्यों? इधर से आ रही थी सुपरफास्ट ऑरिक, यशवंतपुर हावड़ा, बंगलोर से निकली थी ये ट्रेन और हावड़ा को जा रही थी। बस 4-5 घंटा में यात्री हावड़ा स्टेशन पे उतरने ही वाले थे। क्या मालूम कि वहां पे काल है उनके सामने। वो भी फुल फ्लैग फुल स्पीड में थी यशवंतपुर हावड़ा, और भी सुपर, सब तो सुपर फास्ट है। अब फास्ट चाहिए, स्पीड चाहिए। आजकल हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, स्पीड चाहिए समय कम करने के लिए। यशवंतपुर हावड़ा आई और सीधा जाके टकरा गई इनके बॉगियों से। यशवंतपुर हावड़ा आई, ये जो डिरेल है ना, उसे जाके टकरा गई। ये और ज्यादा खतरनाक हुआ। क्यों? समझो बात को। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, इसके कुछ रिजर्वेशन बॉगी भी इफेक्ट हुए थे, लेकिन जनरल बॉगी दोनों ही केस में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए। जब जनरल बॉगी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, और आजकल ये तो हावड़ा है और साउथ वाला ट्रेन है दोस्त, नॉर्मली भी कहीं चले जाओ, नॉर्मल वहां पे देख लो जनरल बॉगी में कितना भीड़ रहता है। यहाँ तो लोग अपने आप को बॉगी के अंदर गमछा बांध के खड़ा करता है, और खड़ा होने का स्पेस मिल जाए तो भी भाग्यशाली समझता है। ऐसा है, घुस जाए किसी तरह से ट्रेन में, भाग्यशाली है। इतना कच्चम कच भीड़ रहती है, क्योंकि साउथ में तमिलनाडु ये सब जो एरिया है, वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेबर जाते हैं, बंगाल, झारखंड और भी ऑफिशियल रैंक के भी लोग जाते हैं, प्लस वहां मेडिकल सर्विस है, उधर भेलोर, तो बंगलोर, फिर आईटी सेक्टर, ये सब लोकेशन पे रोजगार है। ठीक है, कोई भी, चाहे वो शिक्षित लोग हो या लेबर क्लास का है, सब लोग साउथ जाता है। आप देखे होंगे, चेन्नई में काम कर रहे हैं, बंगलोर काम कर रहे हैं, हैदराबाद काम कर रहे हैं, उधर काम कर रहे हैं, केरला में काम कर रहे हैं, बहुत भीड़ रहती है इन सब ट्रेन में। मैं खुद, ठीक है, मैं रहता हूँ साउथ में, लेकिन मेरे को जब अपना घर जाना होता है तो 2-2.5 महीने पहले से, जैसे 3 महीने पहले से आप रिजर्वेशन अभी कर सकते हो, ऐसा सिस्टम है। तो जैसा ही मेरे को, अगर मेरा जर्नी प्लान है, तो फर्स्ट या 2 दिन में ही मैं टिकट कटा लेता हूँ अपना। कटाना पड़ता है, नहीं मिलेगा आपको, लास्ट में आपको रिजर्वेशन कोटा में डाल देगा, खत्म गया, मिलेगा ही नहीं। अरे सब पहले से यात्री कटा के रखे, फिर आपको भले पास, आपके पास कुछ भी सिस्टम हो, कोई भी हो, अभी मिला नहीं मिला, उसमें पास यूज हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब का नहीं। हम पहले अपना कटवा लेते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं, उधर से जो मिलना है मिल जाता है। समझ रहे हो बात? ऐसा है, वो हर जगह वैसे ही कटवाना होता है, वो ज्यादा अच्छा है जो हम लोग करते हैं। खैर, तो समझिए इतना जो भीड़ था, और जनरल का डब्बा जो इफेक्ट हुआ है, आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा पूरा एक जनरल डब्बा इस तरह से, फाइनल डेस्टिनेशन मूवी वगैरह देखे हो हॉलीवुड का, पिचक जाता है ना कंटेनर वगैरह, उस तरह से पिचक गया था। सोचो इसके अंदर जो इंसान थे, उनका क्या हुआ होगा। फिर वो जो OHE इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है, कितने लोग तो करंट से, झटके, करंट के झटके से। सरकार का जो डेटा है, ओके, आप समझिए बस वो डेटा है, रियल हम लोगों ने जाके देखा है कि हुआ क्या, किस तरह से वो वहां पे लोग अफेक्टेड है। ओके, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से भी वहां के अगल बगल के लोगों को, जो वहां के रेसिडेंट है, उनसे पूछोगे, आज तक वो लोग रो रहे हैं, उनके आंखों के सामने से वो दृश्य ही नहीं हट पा रही है। ऐसा इतना ज्यादा बुरा दुर्घटना ये हुआ था, मैसिव, इससे बड़ा दुर्घटना आज तक रेल इतिहास में नहीं हुआ। तो ये सारा जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप समझ पाए। स्विच मैकेनिज्म का फेलियर के कारण ये चीज हुई, इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन ट्रैक पे ना रहते हुए, जबकि स्विच कर दिया गया था, ऐसा अभी बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन की फेलियर हुई, रेल को स्विच किया नहीं, वो
लूप लाइन एक्टिव था, लूप पे आके जो कोरोमंडल लूप पे गई ना, फिर वहीं से तो कहानी सब चालू हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझते हुए, अगर आप कभी भी रेलवे में आपको काम करने का मौका मिले, जब भी अगर आपको काम करने का मौका मिले, तो कम से कम अगर ये सब एरिया में कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग वगैरह बैठाना है तो सावधानी से करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जान और माल दोनों की नुकसान होती है और भारी भरकम नुकसान होती है। जीवन बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो दुर्घटना से हमें बचानी है यार, इंजीनियरिंग का यही मेन पर्पज है। ओके, चाहे स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो या इस तरह का कोई रोड या रूट, ओके, हमें दुर्घटना से बचानी होती है, यही हमारा मेन है, सेफ्टी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन जो यूज किया जा रहा है, अब इसका फेलियर, अभी इसमें रिपोर्ट आनी है, सीबीआई का जांच बैठाया गया। अभी रिसेंटली एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो पीवे का था, फिर एक कॉन्ट्रैक्चुअल जेई था उसको, और एक ग्रुप डी टेक्नीशियन का था, टेक्नीशियन, 3 आदमी को पकड़ा है। अब इन तीनों से जांच हो रही है ना, पर पूछताछ हो रही है। लेकिन सीएजी का रिपोर्ट कहता है कि मेंटेनेंस प्रॉपर ना होने के कारण ओके ये हुआ है। लेकिन अभी तक जो रेलवे कमिश्नर है, सीआरएस, उनका रिपोर्ट नहीं आया है, उन्होंने फाइल नहीं किया, शायद करेंगे भी नहीं लगता है, क्योंकि सीबीआई के पास ये जांच चल रही है। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आया सीबीआई को ये देने का क्या जरूरत है। टेक्निकल डिपार्टमेंट अपना सीआरएस है, सीआरएस को देना चाहिए था। खुद रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जो है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी करनी चाहिए थी, सेफ्टी रिपोर्ट की हुआ क्या वहां पे, तो वो ज्यादा और क्लियर वे में जारी कर पाते। तो ये सारी घटना है ना। तो आप समझिए कि इसी से रिलेटेड टॉपिक चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो पूछते ही पूछते हैं कुछ कुछ चीजें, इनके डेफिनेशन वगैरह, छोटे छोटे चीज, बाकी अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ के लिए, है ना। चलिए, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्जन ऑफ ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज सॉल्व बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए प्रोवाइड ये करते हैं क्योंकि हमारे रेलवे के अंदर जो व्हील्स है उसमें उसका स्ट्रक्चर ही अलग है, और जो फ्लेंज ऑफ व्हील्स है वही एक्चुअली ट्रेन के मूवमेंट को रेल्स के ऊपर गाइड करता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट अगर प्रोवाइड करें तो ट्रेन भी अपना ऑटोमेटिकली पाथ को चेंज कर लेता है, डायवर्जन हो जाता है उसका, ऑटोमेटिक डायवर्जन। बस उसको हमें मॉनिटर करना होता है, ये सब ड्राइवर के हाथ में नहीं रहता जैसा रोड पे रहता है कि नहीं। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिखाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं जो पहले डायग्राम बनाऊंगा, आप पहले डायग्राम में कैसे बना रहा हूं इस चीज को देखिएगा, उसके बाद मैं जब डायग्राम कंप्लीट कर लूंगा फिर आप डायग्राम बनाइएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हो सकता है कुछ एरर वगैरह डायग्राम बनाते वक्त हो जाए, मेरे से भी, फिर आपसे भी हो जाए, फिर मिटाओगे, क्योंकि बड़ी डायग्राम बनेगी, है ना। तो अच्छे से पूरे कॉपी पे अच्छे से मस्त स्केल वगैरह यूज करके, पेंसिल को यूज करके बढ़िया से बनाइए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। बस देखते चलिए अभी।
बस अभी डायग्राम को देखते चलिए दोस्तों। हरि नाम नहीं तो क्या जीना, अमृत है हरि नाम मुझकत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम। कोशिश करेंगे बेटर टू बेटर आपको डायग्राम बना के दे। मेरी बेटी ना बहुत बदमाश हो गई है, 1 साल 2 महीने की है, बहुत बदमाश है। ठीक है, चलेगा। अब बस देखते चलो, है ना। हम्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक रेल और रहता है, तो लगभग लगभग हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से रॉड को कनेक्ट करिए, ये रॉड है। ठीक है, इस तरह से 2 रॉड होते हैं यहाँ पे। चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आइटम क्या है, तो एक एक करके लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले ये जो रेल है ना, इसको हम बोलते हैं चेक रेल्स। ये जो रेल है इसको हम बोलते हैं विंग रेल। ठीक है, तो चेक रेल, विंग रेल, यहां पर भी ये हो गया आपका विंग रेल। दिस इज योर विंग, दिस इज योर अगेन चेक रेल। अब देखिए ये जो चेक रेल देख रहे हैं या विंग रेल देख रहे हैं, इसके एंडिंग पे इस तरह का एक हिस्सा है,
इसको बोला जाता है फ्लेयर। क्या बोला जाता है? फ्लेयर। सबका पर्पज अच्छे तरीके से आप समझोगे, ठीक है। फिर देखिए, और ये जो चेक रेल और जो आपका मेन ट्रैक है, इनके बीच में गैप है, गैप है ना, उस गैप में छोटे छोटे ब्लॉक डाले जाते हैं जिसको डिस्टेंस ब्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक इस तरह से शो कर दो ताकि एक प्रॉपर गैप इनके बीच में मेंटेन रहे। अब ये किस तरह से प्लेस, ऊपर से ऐसा दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, सब दिखाएंगे, है ना। लेकिन ये इस तरह का ब्लॉक यहाँ पे डाला जाता है इनके बीच में, ताकि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखा जा सके, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डिस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। इन ब्लॉक्स को डिस्टेंस ब्लॉक भी कहा जाता है, डिस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। ये जो यहाँ पे दो रॉड मैंने दिखाया था, इसको स्ट्रेचर बार कहा जाता है। ये रॉड जो है ना, ये जो रेल है, इस तरह के, वो जो मैंने रेड कलर का बनाया देखो इस तरह से चिपटा हुआ, वो रेल सेक्शन है। इन रेल सेक्शन को बोला जाता है टंग रेल। समझना बात को, टंग रेल, ठीक है। इन टंग रेल से, दोनों टंग रेल से दो बार कनेक्टेड होते हैं। जनरली दो बार हम यूज करते हैं, ठीक है। इन बार्स को कहा जाता है स्ट्रेचर बार, स्ट्रेचर बार, ठीक। अब ये स्ट्रेचर बार का बेसिक पर्पज क्या है? देखो, ये जो टंग रेल्स है यही मूव करेंगे ऐसे ऐसे, यही है स्विच आपका। जैसे ऑन ऑफ करते हो, इसी तरह से ये टंग रेल ही मूव करते हैं ऑन ऑफ। तब जब मूव करेंगे सेम डिस्टेंस से मूव करना है इनको, सेम डिस्टेंस से इनको मूव करते चलना है, समझ रहे हो, सेम डिस्टेंस से। तो इसलिए उन स्ट्रेचर बार से जब वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, एक डिस्टेंस बनाई हुए रखते हैं दोनों टंग रेल के बीच में, तब जब भी मूव करेंगे तो सेम डिस्टेंस से मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो रेल है थोड़ा ज्यादा मूव कर गया, वो थोड़ा कम, ऐसा नहीं है। जब भी मूव करेंगे एक साथ और सेम अमाउंट का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे। लैटरल डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है? लैटरल डायरेक्शन में। इसलिए स्ट्रेचर बार से, वहां स्ट्रेचर बार को यूज करके दोनों टंग रेल को फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे जैसे ये जो गैप क्रिएट हुई, ओके, अच्छा, ये स्विच लोकेशन है जहां पे ये टंग रेल्स वगैरह है, यहाँ पे जहां पे ये स्विच हो रहा है, ये तो स्विच लोकेशन है, ठीक है। तो ये जो गैप है यहाँ पे, जो स्विच लोकेशन पे ये जो गैप क्रिएट हुई, दिस पर्टिकुलर गैप, इस गैप को बोला जाता है थ्रो ऑफ स्विच। ये स्विच कितना से फेंका रहा है या कितना डिस्टेंस से मूव कर रहा है ना। थ्रो, THROW, थ्रो ऑफ स्विच, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूं, ठीक। इधर एंडिंग दिखा दिया, इधर एंड हो जा रही है आपकी, ये एंडिंग यहाँ पे दिखाता हूं, है ना। रुक जाओ, इन रेल्स को आगे कर लेते हैं थोड़ा, ताकि एंडिंग प्रॉपरली दिख जाए। इधर से एक डायरेक्शन है, इधर से भी ट्रेन आएगी तो एक डायरेक्शन दिखेगा। इस वाले डायरेक्शन को बोला जाता है फेसिंग डायरेक्शन, FACING, फेसिंग डायरेक्शन। क्यों बोला जाता है बताएंगे। इसे बोला जाता है ट्रेलिंग डायरेक्शन, TRAILING, ट्रेलिंग डायरेक्शन, ठीक है। फेसिंग डायरेक्शन, और ये हो गया आपका ट्रेलिंग डायरेक्शन। लिखते हुए चलिए, ये टंग रेल हो गया। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, यहां से ले लो, ये जो पूरा पूरा सिस्टम है जो मैं बॉक्स के अंदर, ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, इसी पूरे पूरे सिस्टम को हम कहते हैं स्विच या पॉइंट कह लो, पॉइंट कह लो और स्विच लोकेशन। पॉइंट और स्विच एक ही चीज है ना। पॉइंट्स या फिर स्विच, मतलब यही वो पॉइंट्स हैं जहां से आपका जो व्हील है वो दूसरे पटरी पे चढ़ेगा ट्रेन का, है ना। इसलिए इसको पॉइंट लोकेशन कहा जाता है। मतलब यही वो पॉइंट्स है। कौन है? यहाँ पे, जहाँ पे ये जहाँ पे आपका टंग रेल जो है, वो जहाँ पे सांकड़ा हो गया, एकदम टैपर हो गया, एकदम सांकड़ा हो गया, है ना। तो यही वो पॉइंट्स हैं जहां से पटरी चेंज होती है। इसलिए पॉइंट, या फिर चूंकि वो स्विच लोकेशन है तो वहीं पे ट्रेन अपना ट्रैक को स्विच कर रहा है, इसलिए उसको स्विच भी कह देते हैं। पॉइंट और स्विच। यहाँ पे देखिए, ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं सर्कल करूं,
यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, है ना। इस लोकेशन को बोला जाता है क्रॉसिंग। पॉइंट और स्विच समझ में आया, SWITCH। और ये क्रॉसिंग आपको समझ में आया, पिक्चर क्लियर है। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो जो क्रॉसिंग वाला लोकेशन है इस तरह का, ये जो पॉइंट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो पॉइंट एकदम शार्प है, एकदम शार्प है, उसको बोला जाता है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, है ना। इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। कहाँ लिखूं? इधर लिखता हूं, एक मिनट रुक जाओ, इधर स्पेस ना, इसमें यही थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। खैर आप लिखते चलना, ये जो एकदम शार्प वाले पॉइंट है ना, इसको हम कहेंगे TNC। TNC का मतलब क्या हो गया? थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल नोज, नाक जैसा है, नोज ऑफ क्रॉसिंग। लेकिन अब आपको मालूम है जब एक्चुअली ट्रेन चलेगी तो क्या बैटरिंग इफेक्ट होता है, आपको मालूम है। टकराएगी ना यार, वहां पे आके नोज पे टकराएगी, धीरे धीरे टकराएगी, तो टकराने के कारण ना जो ये नोज है उतना शार्प नहीं होके कुछ थोड़ा सा फ्लैट वगैरह हो जाता है ना, थोड़ा सा कम शार्प हो जाता है। इसलिए और एक हमें नोज दिखता है यहाँ पे, है ना, ऐसा आप ले लीजिए। इस नोज को हम कहते हैं एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, है ना। इसे हम कहेंगे एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। ANC कहा जाता है इसको, ANC, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ पे ये जो एंगल है, देख लो दोस्त, इस एंगल को कहा जाता है अल्फा, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। ये सारे चीजें हो गए, ये क्रॉसिंग का आइटम्स मैंने बता दिया, डिस्टेंस ब्लॉक बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, टंग रेल क्या होता है, एक टैपर सेक्शन है ना। टंग रेल एकदम ऐसे नैरो है, फिर इस तरह से आ रही है, इस तरह से उसका सेक्शन है टंग रेल का, है ना। टैपर होते हुए, मतलब टैपरिंग होते हुए होते हुए होते 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 ओरिजिनल थिकनेस ऑफ रेल को वो अचीव कर रही है, जहां से फिर मेन रेल आपका कनेक्ट हो रहा है एक तरह का, है ना। तो वो जो लोकेशन होता है, जैसे यहाँ पे ये लोकेशन है, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये लोकेशन दिख रहा है अपने को, दिख रही है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक, यहाँ पर भी एक ब्लॉक, ये जो ब्लॉक्स है जहां पर टंग रेल अपना आइडेंटिटी को खो देता है, मतलब टंग रेल अब एज ए टंग रेल नहीं रहा, क्योंकि टंग रेल में क्या प्रॉपर्टी है कि वो टैपर होना चाहिए, टैपर होते हुए आ रही है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको दिख रहा है कि टंग रेल अपना आइडेंटिटी खो चुका है, अब टंग रेल नहीं है, वो मेन रेल से कनेक्ट हो चुकी है, अब उसके आगे जो रेल है वो कोई दूसरा है। तो दैट लोकेशन वेयर टंग रेल इज लूजिंग इट्स आइडेंटिटी, उसे बोलते हैं टो। इस लोकेशन को बोला जाता है टो लोकेशन, टो ऑफ टंग रेल। देखो, स्टार्टिंग मतलब, सॉरी, हिल, इसको बोलेंगे हिल लोकेशन यार, सॉरी, हिल। ये अपना पैर से तुलना करो, है ना, इसका नाम अपना फुट, अपना फुट जो होता है पैर है ना, पैर का स्टार्टिंग वाला टो, पीछे वाला हिल, टो, हिल। उसी तरह ये टंग रेल का हिल अगर ये हो गया, स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स ये क्या होंगे यहाँ पर, टो, ये पॉइंट हो गए टो ऑफ टंग रेल, और ये पॉइंट हो गया हिल ऑफ टंग रेल। तो हिल लोकेशन पे जो ब्लॉक यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं हिल ब्लॉक। तो हिल ब्लॉक समझ में आया, डिस्टेंस ब्लॉक समझ में आया। डिस्टेंस ब्लॉक हर जगह आप यहाँ पर भी डाल दो यार, चेक रेल जहां जहां दिख रहे हैं, विंग रेल जहां जहां दिख रहे हैं, उनके बीच में गैप मेंटेन करने के लिए, अब ये गैप क्या है नहीं है सब एक्सप्लेन होगा। पहले नाम तो सीखो कहाँ पे क्या चीज है। इनको हम डिस्टेंस ब्लॉक कह देते हैं। जो हिल पे है टंग रेल का उसे हिल ब्लॉक कह दिया। टो पे कोई ब्लॉक ब्लॉक नहीं रहती है, एट टो लोकेशन स्ट्रेचर बार के माध्यम से वो टंग रेल कनेक्टेड होता है। इज इट क्लियर? फेसिंग डायरेक्शन, ट्रेलिंग डायरेक्शन क्लियर, ठीक। चेक रेल, विंग रेल क्लियर। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल है उनके बारे में सुनो। पहला, स्विच वाले लोकेशन पे देखो, स्विच वाले लोकेशन पे देखोगे तो ये जो रेल्स, ये तो आपका टंग रेल्स हो गया, तो ये जो रेल्स है अदर रेल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक रेल, STOCK, स्टॉक रेल।
ये भी आपका स्टॉक रेल, ये भी आपका स्टॉक रेल। ठीक, दोनों स्टॉक रेल। तो ये स्विच वाले लोकेशन का खत्म हो गया। अब ये क्रॉसिंग वाले एरिया में देखो, ये जो रेल है स्ट्रेट वाला, ठीक है, तो ये देखो ये आपका वो आपका आउटर साइड है, तो उसको बोलेंगे आउटर स्ट्रेट, आउटर स्ट्रेट लीड रेल, लीड रेल, आउटर स्ट्रेट लीड रेल। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन, ये छोटा सा छोटू सा, इसे बोल देंगे इनर स्ट्रेट लीड रेल, इनर स्ट्रेट लीड रेल। ठीक है, आउटर स्ट्रेट लीड रेल क्लियर, इनर स्ट्रेट लीड रेल क्लियर। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, कर्व्ड रेल्स, ये वाला आउटर आउटर कर्व्ड रेल, आउटर कर्व्ड रेल, ये हो गया आपका इनर कर्व्ड रेल। खत्म, नाम क्लियर। ये भी आपका लीड रेल ही है, दिस इज ऑल्सो लीड रेल, है ना, इनर स्ट्रेट लीड रेल। ओके, एक्चुअली में हम अंदर वाले को बोलते हैं, वो वाला जो रेल होता है वो थोड़ा स्ट्रेट लेंथ का होता है, उसी को इनर स्ट्रेट लीड रेल बोलते हैं, वो उसी का पार्ट है, या मेन रेल हो गया, है ना। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हूं मैं आउटर कर्व्ड रेल, एक्चुअली आउटर कर्व्ड लीड, लीड शब्द को भी जोड़ दो, है ना, लीड, आउटर कर्व्ड लीड रेल, आउटर कर्व्ड लीड रेल, ये इनर कर्व्ड लीड रेल, ये भी लीड रेल है लेकिन कर्व्ड है, और लीड रेल है लेकिन स्ट्रेट है। तो ये रेल का मतलब समझ में आ गया, कितने सारे रेल, स्टॉक रेल, आउटर स्ट्रेट लीड रेल, इनर स्ट्रेट लीड रेल, टंग रेल्स, ठीक है, फिर क्रॉसिंग वाला लोकेशन, विंग रेल, चेक रेल्स, ठीक है, फिर विंग रेल और चेक रेल्स का एंड पोर्शन को हम बोल रहे हैं फ्लेयर, फेसिंग डायरेक्शन, ट्रेलिंग डायरेक्शन, इनर कर्व लीड रेल और आउटर कर्व लीड रेल। तो ये सारे रेल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक स्ट्रेचर बार यूज हो रहा है। वो स्टार्टिंग वाला उधर का लोकेशन उसको स्विच बोलते हैं या पॉइंट लोकेशन, क्योंकि वहीं से डायरेक्शन चेंजिंग होना चालू हो जाती है, वो पॉइंट, और यहाँ पे आकर रेल एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो दिस इज योर क्रॉसिंग लोकेशन। एंगल ऑफ क्रॉसिंग आपको समझ में आया, है ना, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, और आपका थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग और एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग जो शार्प होता है उस थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली वैसा होती नहीं है। जब ट्रेन चालू होती है मूव करना, है ना, तो वो चीज क्या होता है, वो थोड़ा सा राउंड हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाती है, तो राउंड ऑफ होके जो एंगल मिल रही होती है उसे हम कहते हैं एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। अब एक चीज और है, यहाँ पे देखो और एक एंगल तुमको दिखाते हैं, ये जो यहाँ पे स्टॉक रेल और ये जो आपका टंग रेल है, स्टॉक रेल और टंग रेल, इनके बीच का जो ये जो एंगल बनता है मेरे दोस्त, स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बीटा। स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे बीटा। ये जो बीटा है इसको बोला जाता है स्विच एंगल, स्विच एंगल, है ना, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन स्टॉक रेल एंड टंग रेल। जो एंगल मिल रही है उसे बोलेंगे हम स्विच एंगल, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे मैंने दिखाया, देखो स्पेस कम है लेकिन फिर भी मैंने दिखाया यहाँ पे, है ना, तो आप भी दिखा दो, यहाँ पे ये एंगल है बीटा, एंगल बिटवीन स्टॉक रेल एंड स्विच रेल्स। तो दिस इज योर क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए ट्रेन का मूवमेंट किधर, देखो ये जो सिस्टम है अभी इस स्टेट में जो मैंने ड्राइंग बनाई, तो अभी जो अरेंजमेंट मैंने आपको बना के दिया है, इस प्रॉपर अरेंजमेंट में समझिए ट्रेन का मूवमेंट कैसे होगा और ट्रेन किधर को मूव करेगी, किधर को आएगी। देखिए बात क्या हुआ यहाँ पे, एक मिनट यार, ये क्या है ना, थोड़ा हमारा जो माइक्रोफोन है ये गड़ता है, इसलिए कॉलर उठा के रखना पड़ता है।
चलो यार ठीक है, मुझे ऐसे कोई शौक से या ड्यूड पना दिखाने के लिए नहीं है ये, है ना, जरूरत है। यहाँ पे मेरा तार निकल गया माइक्रोफोन। वेल देखिए, फेसिंग डायरेक्शन और ट्रेलिंग डायरेक्शन को पहले समझो। फेसिंग डायरेक्शन मतलब क्या है? स्विच वाले लोकेशन पे खड़े होके अगर आप देख रहे हो क्रॉसिंग की तरफ, स्विच पे खड़े हो जाओ, क्रॉसिंग की तरफ देखो, स्विच पे खड़े होके क्रॉसिंग की तरफ देखोगे तो उस डायरेक्शन को बोलेंगे फेसिंग। क्रॉसिंग की तरफ खड़े होके स्विच की तरफ देखोगे तो उसे बोलेंगे ट्रेलिंग डायरेक्शन। समझ गया? फेसिंग और ट्रेलिंग। स्विच की तरफ खड़े होके क्रॉसिंग की तरफ देखेंगे फेसिंग, क्रॉसिंग की तरफ खड़े होके ट्रेलिंग, क्रॉसिंग की तरफ खड़े होके स्विच की तरफ देखेंगे तो ट्रेलिंग डायरेक्शन। बस यही डेफिनेशन है, ठीक है, डायरेक्शन का। अब देखो, जब भी हम मतलब ये ऐसा डिसाइड करेंगे, मतलब ये किस तरह का टर्नआउट है, लेफ्ट हैंड टर्नआउट है या राइट हैंड टर्नआउट है, हमें ये डिसाइड करनी है, मान के चलिए, ठीक है। जब भी हमको ये डिसाइड करनी है कि लेफ्ट हैंड टर्नआउट है या राइट हैंड टर्नआउट है, तो ये डिसाइड करते वक्त हम हमेशा फेसिंग डायरेक्शन पे खड़े रहेंगे, मतलब स्विच की तरफ खड़े रहेंगे और ये देखेंगे स्विच की तरफ खड़े रह के कि किधर को ट्रेन मूव करेगी। लेफ्ट मूव कर रही है मतलब मैं फेसिंग डायरेक्शन में खड़ा हूं, मतलब स्विच पे खड़ा होकर क्रॉसिंग की तरफ देख रहा हूं, और फिर देखूंगा ट्रेन मेरा लेफ्ट मूव कर गया तो लेफ्ट हैंड टर्न आउट। अगर ट्रेन मेरा राइट मूव कर रहा है, अरेंजमेंट अगर वैसा है, तो वो टर्न आउट का क्या बोले, क्या कहेंगे उससे, राइट हैंड टर्न आउट। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, अभी डिसाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट मालूम हो गया, समझ गया चीजों को? अब देखो, जो रेल के ऊपर पहिया की मूवमेंट होती है, व्हील की मूवमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है, जो फ्लेंज ऑफ व्हील होता है, ये मान लो रेल का सेक्शन है, रेल का सेक्शन है, इसके ऊपर व्हील है, तो फ्लेंज ऑफ व्हील रेल के इनर साइड पे रहता है, ये गाइड करती है, मूव करती है ना। फ्लेंज ऑफ व्हील रेल के इनर साइड पे है। तो यहां पर देखो, कहां पे, पॉइंट लोकेशन या स्विच लोकेशन पे, डायग्राम को देखो ध्यान से, वहां पे क्या है, जो टंग रेल है, एक टंग रेल तो स्टॉक रेल से एकदम चिपका हुआ, एकदम टेपर, मतलब इसका जो ये जो थिकनेस है स्टार्टिंग पे, ये जो टेपरिंग होती है, जो थिकनेस 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो थिकनेस है टेपर होने के बाद ये 1 सेंटीमीटर रहती है, नहीं तो 0.68 ही थ्योरेटिकल थिकनेस बोला जाता है, 0.68 क्या सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर भी नहीं, टेपर होके एकदम पतला, एकदम पतला, समझो चाकू जैसा धार, छुओगे हाथ कट जाएगा, ऐसा रहता है, एकदम धारदार। समझ में आ रही है? ठीक है, तो वो चिपका हुआ है आपका स्टॉक रेल से। स्टॉक रेल कौन सा, वो सीधा जो रेल आ रहा है स्टॉक रेल, अभी अभी के कंडीशन में वो चिपका हुआ है, और इस तरफ नीचे की तरफ गैप है, थ्रू ऑफ स्विच है, टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में गैप है। ऊपर वाला अगर चिपका हुआ है तो देखिए क्या होगा, आप ये समझो, जब ट्रेन आएगी सीधा फेसिंग डायरेक्शन से ट्रेन आ रही है, तो यहां पे देखो, कहां पे, नीचे की तरफ, ये जो थ्रू ऑफ स्विच है, यहाँ पे गैप है इस वाले रेल पे, तो जो फ्लेंज है, व्हील का जो फ्लेंज है, वो इस गैप में एंटर कर जाएगा, नहीं करेगा, कर जाएगा। फ्लेंज ऑफ व्हील इस गैप में एंटर कर गया, तो ये जो व्हील है ना, इनर साइड का, ठीक है, इनर साइड का जो व्हील है, इस तरफ का, अंदर की ओर, नीचे की तरफ, इस तरफ जो व्हील है, वो किस पे, कौन से रेल पे गाइडेड होगी, वो इनर कर्व्ड लीड रेल पे गाइडेड होगी। तो ये जो व्हील है वो इनर कर्व्ड लीड रेल पे गाइडेड होगी, समझो। वो अगर इनर कर्व्ड लीड रेल पे गाइड हो गई, ठीक है, वो थ्रू ऑफ स्विच में जो गैप प्रोवाइडेड है ना, तो इनर कर्व लीड रेल पे गाइड हो गई, तो उधर ऊपर वाला व्हील क्या होगा, देखो वो चिपकते हुए एंटर तो हुआ, लेकिन चूंकि ये वाला व्हील इस वाले ट्रैक पे आ गया, तो वो फिर आउटर कर्व लीड रेल पे आ जाएगा वो वाला व्हील, और फिर क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ेगी, फिर इस क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ेगी, चूंकि ये वाला जो मतलब व्हील जो आपका इनर कर्व के ऊपर है ऑलरेडी व्हील, तो क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ेगी, फिर इस गैप में एंटर करते हुए इस वाले ट्रैक को पकड़ लेगी। तो टर्निंग किधर हो रही है, फेसिंग डायरेक्शन से किधर, आप खड़े होके देखो, फेसिंग से राइट, राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहा है ना, ये डायग्राम देखो, फेसिंग डायरेक्शन, यहां से जो मूवमेंट हुई ट्रेन की किधर हुई, ऐसे इस तरफ आ रही है, लेफ्ट है ना ये, राइट मतलब उधर ऊपर की तरफ, उधर से निकल जाता तो राइट होता,
लेकिन अभी ट्रेन ऐसे नीचे मूव हो जा रही है, तो फेसिंग पे खड़े हो, लेफ्ट साइड में मूव हो रही है। तो इस वाले ये जो डायग्राम है इसको हम लेफ्ट हैंड टर्नआउट भी बोल देंगे। कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट, इसे हम, एक मिनट रुक जाओ। एक्चुअली ये जो ग्रीन ग्रीन आती है ना, इसी से मैं बच रहा हूँ, है ना। तो इसको हम यहाँ पे, ये जो डायग्राम आपका, ये लेफ्ट हैंड टर्नआउट का एग्जांपल है, क्योंकि हम फेसिंग डायरेक्शन से जब खड़े होकर देख रहे हैं तो मेरा ट्रेन का जो मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड में हो रही है कि नहीं? लेफ्ट साइड में, मतलब मेरे लेफ्ट साइड में हो रही है, ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो मेरे लेफ्ट साइड में हो रही है, इसलिए इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड टर्नआउट। अगर यही राइट साइड में हो जाती तो आप कहते हैं राइट हैंड टर्नआउट। इज इट क्लियर? तो आपको टर्नआउट का ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया यहाँ पे। तो ये आपका ये कर्व रेल पे आ जाएगा ट्रैक और टर्न हो जाएगी इस वाले केस में, है ना। लेकिन अगर यही सोचो, जो थ्रो ऑफ स्विच है अगर यहाँ नहीं होता, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड पे नहीं होता, वो राइट वाले ट्रैक पे होता, तो इसका मतलब क्या होती? मतलब ये वाला गैप ना होके उधर वाले टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में गैप होता, तो ये इधर सटा हुआ होता, ये इधर सटा हुआ होता, उधर गैप होती, तो उधर वाला जो व्हील है वो गैप में एंटर करती। जब एक व्हील उस गैप में एंटर होगी तो वो वाला व्हील जो है अब वो स्ट्रेट रेल पे ही रहता, आउटर मतलब स्टॉक रेल से पास करता हुआ आउटर स्ट्रेट लीड रेल पे ही रहता कि नहीं? जब आउटर स्ट्रेट लीड रेल पे ही रहता वो, तो फिर इनर वाला भी जो है वो इनर स्ट्रेट लीड रेल पे ही रहते हुए मेन ट्रैक में फिर स्ट्रेट वो पास हो जाते होता। तो यही जो गैप हम कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करते हैं ना, इसी को बोलते हैं स्विच का ऑन ऑफ करना। यहाँ पर मतलब टंग रेल्स को इधर उधर कर रहे हैं ना, तो ये चीज पहले मैनुअली की जाती थी। लीवर एक होता था इनको ना एक बार से हम कनेक्ट करते हुए नीचे नीचे वो बार आती थी, ठीक है, कनेक्ट करते हुए साइड में ही ये पॉइंट, जहाँ पे ये पॉइंट वाला मैकेनिज्म है, ठीक है, उसी के बगल में एक लीवर होता था, वहीं पे गैंगमैन होता था उस लीवर को पुल करता था जब भी क्रॉसिंग करवानी होती थी ट्रेन की। लेकिन अब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जो कि सीधा सीधा कंट्रोल रूम से कनेक्टेड होता है, बटन दाबो अपने आप वो चीज हो जाती थी। तो इसी का फेलियर के चलते, ओके, वो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था एक्सीडेंट का पर्पज आप समझ गए होंगे। लूप लाइन एक्टिवेट थी, स्विच दाबा गया, पॉइंट दाबा गया, लेकिन ट्रैक चेंज नहीं हुआ। जो अभी ये केस है वही केस बना रहा। जब ये केस सेम बना रहा, उसी कारण से कोरोमंडल एक्सप्रेस भी आके सीधा लूप में एंटर हो गई। उसे जाना था स्ट्रेट, लेकिन वो गया नहीं। स्टेशन मास्टर का कहना है कि हमने स्विच तो दाबा हुआ था, लेकिन नहीं हुआ, तो हम क्या करें? तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन है उसका फेलियर होने का संभावना हो सकता है, ये जताया गया, ये बताया गया, ठीक है। चलो अब ये मैकेनिज्म समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो टंग रेल है इसको स्लाइड करना है ना, मूव करना है, इसको मूव करना है। तो ये जो स्विच वाला लोकेशन होता है ना, चूंकि टंग रेल वगैरह को मूव करना है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्लीपर हम डालते हैं ना, यहाँ पे प्लेट डालते हैं, ठीक है, प्लेट डालते हैं, और प्लेट का डायमेंशन चेंज होते रहता है, ओके, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द टंग रेल के लेंथ के अकॉर्डिंग उसका हर एक नंबरिंग आता है उसका, ठीक है, ये नंबर का, ये नंबर का, ये नंबर का, अलग अलग डायमेंशन के वो प्लेट आता है, प्लेट होते हैं। सबसे पहले प्लेट रख देते हैं क्योंकि टंग रेल्स को उसके ऊपर स्लाइड करना है। फिर हम स्लाइडिंग चेयर्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, स्लाइडिंग चेयर के ऊपर चेयर रखते हैं प्लेट के ऊपर, उसके ऊपर टंग रेल्स प्लेस्ड होता है। आपका ये स्टॉक रेल का कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए उसको स्टॉक रेल कहा गया, वो अपने पोजीशन पे फिक्स है, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट किसका होगा? मूवमेंट होगा टंग रेल का स्विच वाले लोकेशन पे। स्टॉक रेल का कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए उसको स्टॉक बोला गया। स्टॉक है वो फिक्स है अपने लोकेशन पे, है ना, चेयर से अच्छे से कनेक्टेड है, इट इज फिक्स्ड, नॉन मूवेबल, ओनली मूव्स टंग रेल। टंग रेल आगे पीछे होगा, ठीक है। तो स्लाइड वगैरह इसको करना है, तो इसलिए उस लोकेशन पे अच्छे तरीके से ग्रीजिंग वगैरह किया जाता है, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, प्रॉपर ऑयल चाहिए, ल्यूब्रिकेशन वगैरह अच्छे से अगर हम करके रखेंगे तो इजीली वो स्लाइड करेगी। तो हर एक जितने भी स्लीपर्स होते हैं इस लोकेशन पे, जितने भी प्लेट आपको दिए जाते हैं, जितने भी चेयर वगैरह, वहां पे हर बार प्रॉपरली ऑयलिंग किया जाता है, ग्रीजिंग किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। वो आज भी होती है ना, जो पीवे वर्कर है वो उसका मेंटेनेंस करते रहते हैं एनी टाइम बहुत अच्छे तरीके से। लुब्रिकेशन प्रॉपर उनको करना ही करना है ना, हर एक महीने लुब्रिकेट करते हैं, हर एक महीने क्या फ्रीक्वेंसी, और सब कहीं कहीं पे तो, और अब तो वीकली
ठीक है, वीकली 15 दिन पे आप लुब्रिकेशन खुद करते हैं लोग, तो अब कर ही रहे हैं। ठीक है, पहले छोड़ देते थे, ओके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लुब्रिकेट, एक्सीडेंट वगैरह देख रहे हो कितना ज्यादा हो रहा है, तो प्रॉपर लुब्रिकेशन करना पड़ता है और कर रहे हैं। देखो, जब भी ट्रेन ऐसे, ये सब लोकेशन क्रिटिकल लोकेशन है ना, यहाँ पे डिरेलमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डिरेलमेंट होने के चांसेस क्यों ज्यादा है? देखिए, ये क्रॉसिंग वगैरह जो आपने डाला, यहाँ पे गैप वगैरह है ना, ठीक है, इधर एक गैप, उधर एक गैप, सब गैप है। और ये क्रॉसिंग वाला लोकेशन थोड़ा चौड़ा होता है दोस्त, आप देखोगे रियल है ना, तो थोड़ा चौड़ा होता है। तो ऐसे केसेस में जो चांसेस रहती है, डर रहती है एक ही चीज की, जो अपना व्हील है वो क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब जो फ्लेंज ऑफ व्हील है वो क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ गया। फ्लेंज ऑफ व्हील जो है क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ गया। अगर मान लो फ्लेंज ऑफ व्हील क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ गया, तो क्या होगा यार? ऑब्वियस सी बात है, डिरेलमेंट होगी, है ना। मतलब सोचो, फ्लेंज ऑफ व्हील तब होगा ये चीज जब ट्रेन को स्ट्रेट जानी है। समझना बात को, जब ट्रेन को स्ट्रेट जानी है, तो वो, अभी आपको मालूम है जो एक्सल होता है, मैंने आपको ये चीज समझाया, वो आगे पीछे इस तरह से लैटरल डायरेक्शन में मूव करते रहता है। फिर इसलिए हमने रेल का जो सेक्शन है उसका, उसमें हम एक कैंट प्रोवाइड करके रखते हैं, फिर कोनिंग ऑफ व्हील वगैरह है, ताकि वो एडजस्ट करते हुए फिर अपना चले, वो डायमीटर को एडजस्ट करते हुए। ये सारा मैकेनिज्म आपको क्लियर था? तो वो चीज यहाँ पर भी होगी, है ना, क्योंकि जब ट्रेन मूव कर रही होती है, तो इतना ज्यादा मास के साथ मूव कर रही होती है, इनर्शिया के कारण थ्रस्ट वगैरह लगता है, तो लेटरल डायरेक्शन में जो व्हील का व्हील एक्सल है, वो अपने आप मूव करती है पटरियों के ऊपर। इसलिए हमने वो फ्लेंज प्रोवाइड करके रखा है, ताकि डिरेलमेंट वगैरह ना हो, व्हील आपका उतर ना जाए पटरी से, इसलिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब क्रॉसिंग वाले लोकेशन पे आपका व्हील आएगा, इमेजिन करना, क्रॉसिंग वाले लोकेशन पे, जो क्रॉसिंग पे जो व्हील जिसको चढ़नी, जिस व्हील को ये नोज जो है, नोज वगैरह के ऊपर चढ़ना है, तो ये एरिया तुमको फ्लैट दिख रहा है ना, चौड़ा दिख रहा है, होता है, वो चौड़ा होता ही है। मान लो यहाँ पे ऐसी होती है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है कि जो फ्लेंज ऑफ व्हील है ना, वो क्रॉसिंग के ऊपर ही चढ़ जाए। तो वो कब चढ़ेगा? वो तब चढ़ेगा जब लैटरल डायरेक्शन में एक्सल का शिफ्टिंग ज्यादा हो गया। तो ज्यादा कब होगा? ज्यादा हो सकता है ना, लैटरल डायरेक्शन में एक्सल का शिफ्टिंग ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चेक रेल वहां पे प्रोवाइड करके रखें। देखो, आउटर लीड रेल जो है उसके बगल में चेक रेल प्रोवाइड करके रखें, और उसमें एक गैप को फिक्स कर दिए, इससे ज्यादा गैप नहीं। मतलब जो आउटर व्हील का जो फ्लेंज है, आउटर व्हील का जो फ्लेंज है, वो अधिक से अधिक इतना ही लैटरल मूवमेंट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करे। जब हमने वहां पे गैप को फिक्स कर दिया है, तो ये वो सुनिश्चित करता है कि जो आपका व्हील है, फ्लेंज ऑफ व्हील है आउटर व्हील का, वो उस गैप में एंटर करे, और उसका अगर लैटरल मूवमेंट होगा भी, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं होता है। जिस कारण से जो जो व्हील क्रॉसिंग वाले एरिया को क्रॉस कर रहा है, उसका ये हमारे पास ये चांसेस बन जाता है कि अब वो क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ेगा नहीं। जब वो क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ेगा नहीं, तो डिरेलमेंट हुआ नहीं। इसलिए ये चेक रेल, विंग रेल वगैरह प्रोवाइड की जाती है, इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए, ताकि जो जो व्हील है उसको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए इन गैप्स के थ्रू। समझ में आई? लॉजिक क्लियर है? ताकि डिरेलमेंट वगैरह से बचाया जा सके। एक चीज, ये जो फ्लेयर है, फ्लेयर, ये क्यों प्रोवाइड किया इस तरह से, ये इस तरह से क्यों प्रोवाइड किया है? देखिए, ये आपने ये गैप तो ये रेल का प्रोवाइड किया। मान लो ट्रेन आ रही थी और पहले से कोई एक्सल लैटरल डायरेक्शन में शिफ्टेड थी, है ना, शिफ्टेड अगर होगी, तो व्हील, फ्लेंज ऑफ व्हील एक गैप के साथ पहले से चल रही है, और आपने ये चेक रेल वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, तो हो सकता है संभावना जो व्हील का फ्लेंज वो सीधा आके चेक रेल को ही टक्कर मारता है। अगर ब्लंट फेस होगा तो इंपैक्ट ज्यादा लगेगा। ब्लंट फेस मतलब इस तरह का फ्लेयर ना प्रोवाइड करके, एकदम मतलब ऐसे सिंपली ऐसे प्रोवाइड कर दिए होते इस तरह से, ये ब्लंट फेस। तो ऐसे केसेस में जो टक्कर लगती तो इंपैक्ट ज्यादा होता। अब फ्लेयर हम प्रोवाइड किए, तो अगर मान लो टक्कर मारती हुई है ना, तो व्हील फिर ऐसे स्लाइड होके घिसक के गैप में ही एंटर करेगी। तो टू गाइड, टू ग्रेजुअल, टू मेक द ग्रेजुअल एंट्री ऑफ फ्लेंज ऑफ व्हील, और टू गाइड फ्लेंज ऑफ व्हील इनटू द गैप, इसलिए हम वो फ्लेयर को प्रोवाइड किए और एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट। समझ में आ रही है दोस्त? इजी, इजी है, सब चीज का अपना अपना पर्पज है, ठीक है। और ये हील ब्लॉक या डिस्टेंस ब्लॉक जो हम यूज कर रहे हैं, एक प्रॉपर गैप को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, और कुछ नहीं है, है ना। और वो जो गैप है उसको हम जनरली बोलते हैं
फ्लैंज वे क्लियरेंस। इस पर्टिकुलर गैप को हम जनरली बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस, मतलब फ्लैंज के लिए जो रास्ता होना चाहिए, है ना, फ्लैंज के लिए जो रास्ता है उसी को हम बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। ठीक है, तो इन गैप्स को हम बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। यहाँ पर भी जो ये वाला लोकेशन है, जो टंग रेल का हील वाला लोकेशन है, यहाँ पर भी हम फ्लैंज वे क्लियरेंस ही बोलते हैं उस गैप को। लेकिन यहाँ पे और एक गैप, आपको और एक डिस्टेंस यहाँ पे मेजर की जाती है जिसको हम बोलते हैं हील डिस्टेंस। वो चीज क्या है वो दिखाएंगे आगे, है ना। हील डिस्टेंस कहाँ पे मेजर की जाती है, जहाँ पे ये हील ब्लॉक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बच रही है, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश करता हूँ, आप भी यहाँ पे बनाना। यहाँ पे दो तीन चीजें और दिख रही हैं आपको, क्या, ये फेसिंग डायरेक्शन का जो मैंने एक सेक्शन लिया है और ट्रेलिंग डायरेक्शन का जो मैंने एक सेक्शन लिया है, ये ब्लू वाले लाइंस है ना। तो ये ब्लू वाला लाइंस के बीच में जो टोटल लेंथ है, दैट इज योर ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्नआउट। वो क्या आपका ओवरऑल लेंथ ऑफ द टर्नआउट, है ना, है। फिर और एक लेंथ आती है कौन सी, टो ऑफ टंग रेल टू हील ऑफ टंग रेल के बीच का जो लेंथ है उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ टंग रेल। क्लियर। बाकी ये लीड रेल वगैरह, कर्व लीड वगैरह सब चीज हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसका कैलकुलेशन भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसका सब डेरिवेशन सिखाऊंगा, सब कैलकुलेशन, सब मैकेनिज्म अभी सिखाऊंगा। अभी तो बस नाम या कुछ कुछ पर्पज। तो ये देखो ये सारा जो एरिया है ना, ये एरिया है, यहाँ पे कुछ रेल्स ऐसे हैं, है ना, जो कि जिसपे स्ट्रेसेस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे जो रेल को मैं डार्कन कर रहा हूं, देखना, ये वाला टंग रेल मान लो, ये स्टॉक रेल मान लो, ठीक है, जिसपे मैं क्रॉसिंग कर रहा हूं, मतलब इस तरह से चेक लगा रहा हूं, ठीक है। ये टंग रेल हो गया, ये स्टॉक रेल हो गया, ये लीड रेल को भी ले लो, ठीक है, लीड रेल को, इनर कर्व लीड रेल को ले लो, ठीक है, ये आउटर कर्व लीड रेल को ले लो, आउटर स्ट्रेट लीड रेल को ले लो। ये सारे जो रेल्स हैं, ओके, आपका ये चेक रेल वगैरह को ले लो। यहाँ पे स्ट्रेस जैसे चेक रेल वगैरह पे हो सकता है डायरेक्ट फ्लेंज आके व्हील ऑफ फ्लेंज जो है वो आके सीधा इंपैक्ट कर दे, तो हो सकता है, तो उतना ज्यादा इंपैक्ट वो झेलेगा, तो काफी ज्यादा स्ट्रेसेस इन पे आने हैं, है ना। ये विंग रेल वगैरह ले लो, ठीक है। ये सारे जो रेल्स है यहाँ पे काफी, इन पे काफी स्ट्रेसेस आनी होती है। इस कारण से जो नॉर्मल रेल स्टील है, उस नॉर्मल रेल स्टील को यूज करके हम इसको नहीं बनाते। यहाँ का जो रेल है उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, हाई मैंगनीज स्टील होता है बेसिकली, मैंगनीज का कंटेंट हम इसमें ज्यादा रखते हैं, या आप कह लो हाई कार्बन, है ना। मतलब क्यों, ताकि अल्टीमेट स्ट्रेस इसकी बढ़े, इस तरह का जो स्टील है उसका अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू बढ़े। यहाँ पे हमको डक्टिलिटी वक्टिलिटी से कोई मतलब नहीं है, हमको स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रेसेस आनी है तो उस मटेरियल का स्ट्रेंथ हमको ज्यादा चाहिए। तो ये सब लोकेशन पे जो रेल्स यूज किए गए हैं वो रेल्स जनरली हाई कार्बन एंड हाई मैंगनीज स्टील होता है। ठीक, लिखवाएंगे, बस बता रहे हैं, लॉजिक कनेक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेसेस ज्यादा आता है इन रेल्स के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए ये हाई कार्बन या हाई मैंगनीज स्टील के बनाए जाते हैं। ये एक चीज हो गया। बस प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह करो, इन सब चीजों जरूरी है, लुब्रिकेशन वगैरह प्रॉपर करते रहना है ना। डिरेलमेंट होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो व्हील का जो फ्लैंज है उसको गाइड करने के लिए विंग रेल और चेक रेल का सिस्टम यूज करते हैं, जो कि एक प्रॉपर गैप को मेंटेन करती है और फ्लैंज ऑफ व्हील के एंट्री और एग्जिट को गाइड करती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। हील ब्लॉक, डिस्टेंस ब्लॉक आपको समझ गया, वो स्पेसिंग के लिए, वो थ्रो ऑफ स्विच आपको मालूम है, वही वो गैप है जहां से वो एंटर करता है सबसे पहले। ये आपका लेफ्ट हैंड टर्न आउट, फेसिंग डायरेक्शन, ट्रेलिंग डायरेक्शन, क्लियर। ठीक है, बना लीजिए डायग्राम को। अब लिखना चालू करेंगे इनके बीच, इनके बारे में एक एक करके, फिर एनालिसिस वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। थ्योरी लिखना चालू करेंगे, ओके। हेडिंग डालिए टर्न आउट और लिखिए व्हाट इज टर्न आउट। इट इज एन अरेंजमेंट ऑन रेलवे ट्रैक टू डायरेक्ट द ट्रेन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। टर्न आउट इज वन ऑफ द वीकेस्ट लोकेशन, ये कमजोर लोकेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं, दैट नीड्स फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज करना। यहाँ पे जो मैंने रेल्स बताए थे आपको, जैसे आउटर कर्व लीड रेल, स्टॉक रेल, टंग रेल, ये सारे जितने भी रेल्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, रेल सेक्शंस, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल के होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसेस ज्यादा आ रहे हैं रेल सेक्शंस के ऊपर, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक हाई कार्बन और हाई मैंगनीज स्टील का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए फेस, ये सब टर्म लिखते चलिए। फेसिंग डायरेक्शन क्या है? रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन फ्रॉम पॉइंट ऑफ स्विच टू क्रॉसिंग साइड। स्विच पे खड़ा होकर क्रॉसिंग देखेंगे, अगर उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है फेसिंग, ट्रेलिंग उसका जस्ट होता है। रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग टू स्विच साइड। टंग रेल्स क्या है? टंग रेल आर सपोर्टेड ऑन स्लाइडिंग प्लेट एंड टंग रेल्स आर कनेक्टेड टू each other by stretcher bar at two location, ठीक है, so that when switching is done both the rails move laterally by same distance, that is through of switch। किस तरह से मूव करता है? थ्रू ऑफ स्विच से। एंड मेंटेन गेज डिस्टेंस। लेंथ ऑफ स्ट्रेचर बार अगर आपको कैलकुलेट करने बोले, लेंथ ऑफ टंग रेल कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, उसका एक कॉन्सेप्ट आगे। लेंथ ऑफ स्ट्रेचर बार मतलब जो गेज है माइनस थ्रू ऑफ स्विच, ठीक है। एक नोट एक ध्यान में दीजिए, जो स्विच वाला लोकेशन है वहां पे देखिए टंग रेल और स्टॉक रेल है, दोनों है। तो जनरली हम जब प्लेसमेंट करते हैं ना, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो टंग रेल का लेवल है वो थोड़ा स्टॉक रेल के लेवल से थोड़ा ऊपर रहे, जनरली 6 mm ऊपर ही रखता है। ओके, 6 mm मतलब समझिए 1 सेंटीमीटर से भी कम, है ना, थोड़ा सा ऊपर, स्लाइटली ऊपर। ओके, ये एक गुड प्रैक्टिस है, ये गुड प्रैक्टिस है। टंग रेल इट इज ए टैपर्ड रेल, ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं। इट इज ए टैपर्ड रेल सेक्शन, टैपर्ड रेल सेक्शन। अब ये टैपर्ड रेल सेक्शन कैसा होता है आपको मालूम है? टैपरिंग इस तरह से कुछ इसमें होती है, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, इस तरह से, है ना, ये प्लान आपको दिख रहा है। ये जो टैपर्ड होने के बाद ये जो विड्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दिस पर्टिकुलर विड्थ इट इज 0.68 या 0.64 सेंटीमीटर टू 0.95 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर से भी कम, है ना। दिस इज योर टंग रेल, टंग रेल। और ये यही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा लेंथ, ओके, जो भी है इसका लेंथ ऑफ टंग रेल, ठीक है, नोट इट डाउन। लिखिए अब दो टर्म, फ्लेयर और चेक रेल। देखिए फ्लेयर वही जो है ना, मैंने आपको बताया था, इस तरह से जो हम एंड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इट प्रोवाइड टू मेक ग्रेजुअल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फ्लैंज ऑफ व्हील थ्रू दी फ्लैंज वे क्लियरेंस, सिंपल सी बात। चेक रेल्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड अपोजिट ऑफ विंग रेल, ये हमेशा होता है ना, विंग रेल के अपोजिट में चेक रेल दिया जाता है। और विंग रेल और चेक रेल का दोनों का एक ही पर्पज है, जब भी आपका रेल वो क्रॉसिंग वाले लोकेशन से क्रॉस कर रही होगी तो उस समय जो आपका फ्लैंज ऑफ व्हील है, ठीक है, इसको गाइड करना है, ओके, सो दैट जो व्हील है वो क्रॉसिंग के ऊपर ना चढ़ जाए, जिस कारण से डिरेलमेंट से बचाई जा सके, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ओके। गाइड कौन करेगा? मतलब इसमें अगर समझोगे चीजों को, देखो यहाँ पे ये आपका एक रेल है, ठीक है, क्रॉसिंग वाला लोकेशन ये है ना, क्रॉसिंग वाला लोकेशन ये है, ठीक, फिर इधर से ये रेल आ रही होगी, ऐसे क्रॉसिंग वाला लोकेशन है। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी मिटा देंगे। जैसे यहाँ पे इनर, यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर रखा है चेक रेल, ठीक है, ऐसे। तो जैसे ही देखो, जैसे ही जो मतलब यहाँ पे आपका फ्लैंज ऑफ व्हील चलते हुए आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। इधर भी आपका फ्लैंज ऑफ व्हील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब इलाका ना थोड़ा चौड़ा होता है, तो चौड़ा होने के कारण हो सकता है कि ये जो फ्लैंज है ये क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ जाए। तो ये क्रॉसिंग के ऊपर ये कब चढ़ जाएगा? जब ये वाला जो व्हील है ये थोड़ा लैटरली इस डायरेक्शन में शिफ्टेड हो जाए। तो ये भी पॉसिबल, अगर शिफ्टेड रहेगा और इस तरफ डायरेक्शन मूवमेंट हो रही है ट्रेन की, तो ये वाला जो व्हील हो सकता है क्रॉसिंग के ऊपर ही चढ़ जाए, या फिर ये गैप वगैरह में चले जाए, ये जो यहाँ पे गैप है ये सब में चले जाए। तो अगर ऐसा होगा दोस्त, गया ना यार, डिरेलमेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे इस तरफ से चल रही है तो ये वाला जो चेक रेल है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये चेक रेल क्या करता है, ये जो फ्लेंज है इस, है ना, ये वाला जो फ्लेंज है व्हील का, इसको प्रॉपरली अंदर लेके जाती है। जब ये अंदर से गुजरेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी फ्लेंज अपने गैप में एंटर होते हुए फिर आराम से क्रॉसिंग को जेंटली ये पास कर जाती है, डिरेलमेंट का चांस बच जाता है, डिरेलमेंट नहीं होता है, ठीक है। मैं सिंपल सा बेसिक सा चीज था। अब देखिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम को समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या है, ये चीज तो अभी आपने देखा था, कौन सा आपको टंग रेल और मैंने हील, ये एक बार फिर से बना देता हूँ।
सॉरी, देखिए ये अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे एक बार समझाने के लिए, एक बार याद दिलाने के लिए बना रहा हूँ। जो डायग्राम बनाने बोलेंगे उसको बनानी है ना। ये आपका स्टॉक रेल था और इस तरह से कुछ ये टंग रेल थी, या फिर ये बना सकते हो यार, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से दिस इज योर स्टॉक रेल, स्टॉक रेल, एंड ये आपका क्या है, टंग रेल, टंग रेल, ठीक है। ये स्टॉक रेल और ये टंग रेल। तो मान लीजिए ये टंग रेल यहाँ पे खत्म हो जा रही है, मतलब टंग रेल यहाँ पे खत्म हो जाने का मतलब क्या है, टंग रेल इज लूजिंग इस आइडेंटिटी, मतलब यहाँ तक जो टेपर होके आ रही थी वो आ रही है, इसके बाद वो टेपर नहीं, जो भी रेल होगा वो एक कांस्टेंट विड्थ का होगा, कहने का मतलब है। तो टंग रेल वाला लॉजिक यहाँ पे खत्म हो गया। तो जहां पे ये टंग रेल वाला लॉजिक खत्म हो जाता है, जहां पे टंग रेल अपना आइडेंटिटी को लूज कर देता है, वहां पे स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में एक गैप हम मेंटेन करने के लिए एक ब्लॉक हम इंसर्ट करते हैं, है ना। इस ब्लॉक को बोला जाता है हिल ब्लॉक। इसे क्या बोल रहे हैं हम, हिल ब्लॉक। यही ब्लॉक अगर चेक चेक रेल और लीड रेल के बीच में अगर होती है, या विंग रेल लीड रेल के बीच में, तो उसी को हम डिस्टेंस ब्लॉक कह देते थे। यहाँ पे इसको हम हिल ब्लॉक कह देंगे। नाउ टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच का जो एंगल था, उस एंगल को मैंने बोला था स्विच एंगल, जिसको हम कहते हैं बीटा। ये टंग रेल का 2 हो गया, दिस इज 2 लोकेशन, और दिस इज हिल लोकेशन, है ना। ये आपका हिल लोकेशन, हिल। मुझे ये बताइए, जो हाई कंसंट्रेशन वाले जोन है, मतलब हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाले जो एरिया है इन रेल्स का, चाहे स्टॉक रेल का देखो या टंग रेल का देखो, वो कौन से हैं, इनर साइड ना। ये वाले पॉइंट, जैसे ये वाला ग्रीन मैं यहाँ पे ये प्लॉट कर रहा हूँ, ये ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन ये प्लॉट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ये जो ग्रीन मैं बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ, ये ग्रीन्स हाईली स्ट्रेस्ड लोकेशन, हाईली स्ट्रेस लोकेशन। हाईली स्ट्रेस लोकेशन इसको क्यों बोल रहा हूँ दोस्त मेरे भाई, सुन, आप सुनो, देखो, जब भी ये मान लो आपका रेल है, ठीक है, तो जो इनर वाला साइड होता है, यही इसी पे कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेसेस आती है। तो चाहे टंग रेल का इनर ले लो या स्टॉक रेल का इनर ले लो, स्ट्रेसेस वहीं पे ज्यादा आएंगे, है ना, कहीं ना कहीं ज्यादा आएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ हाईली स्ट्रेस्ड लोकेशन। तो इनके बीच का जो ये जो गैप है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसके हाई स्ट्रेस लोकेशन से लेके इसके हाई स्ट्रेस लोकेशन तक का ये डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं हिल डाइवर्जेंस, हिल डाइवर्जेंस। समझ गया, हिल डाइवर्जेंस मतलब सीधी सीधी बात है। ये हो गया रनिंग फेस, रनिंग फेस ऑफ टंग रेल, और वो क्या हो गया, रनिंग फेस ऑफ स्टॉक रेल। तो रनिंग फेस ऑफ टंग रेल टू रनिंग फेस ऑफ स्टॉक रेल के बीच का जो लैटरल डिस्टेंस है एट हिल लोकेशन ऑफ टंग रेल इज कॉल्ड एज हिल डाइवर्जेंस। इज इट क्लियर, ये हिल डाइवर्जेंस। ये हिल डाइवर्जेंस को निकालने का एक बेसिक तरीका है, सिंपल। ये मान लीजिए ये जो गैप है, ये गैप कैसे निकालोगे, कैसे निकाल लोगे, ये गैप कैसे निकल जाएगा दोस्त, ये लेंथ ऑफ टंग रेल अगर आपको मालूम है, अगर देखो हिल डाइवर्जेंस का इक्वेशन लिखता हूं, है ना, हिल डाइवर्जेंस इक्वल टू, अगर आपको लेंथ ऑफ टंग रेल मालूम है, लेंथ ऑफ टंग रेल इनटू मैं कर दिया स्विच एंगल बीटा, क्या ये डिस्टेंस नहीं मालूम हो जाएगा हिल डाइवर्जेंस का, हो जाता है। तो यही एक्सप्रेशन यूज की जाती है ये हिल डाइवर्जेंस को निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, आगे करते हैं। तो अब यही हिल वाला जो लोकेशन है ना, ये तो प्लान में दिखाऊं, अब यही हिल वाले लोकेशन का मैं क्रॉस सेक्शन बना के दिखाता हूँ कि ये हिल किस तरह से प्लेस्ड होती है ना। और यहाँ पे ये जो गैप हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी ये डिस्टेंस है, ये गैप वगैरह क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, इन्हीं के बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले यहाँ तक आप नोट करिए, ये डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ एट हिल लोकेशन, एट
हिल लोकेशन, ठीक है, हिल लोकेशन पे बना रहा हूं। ये टंगरेल है आपका, टंगरेल है, और ये आपका है स्टॉक रेल, स्टॉक रेल। तो टंगरेल और स्टॉक रेल का जो हाईली स्ट्रेस्ड एरिया है वो कौन सा, इनर फेसेस होंगे, है ना। तो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, तो सिंपल सी बात है, इनके बीच में जो यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं हिल डाइवर्जेंस, हिल डाइवर्जेंस, ठीक है। तो हिल डाइवर्जेंस का जो ये डिस्टेंस दिया गया है, ये किस बेसिस पे दिया गया है, बेस्ड ऑन स्ट्रेस सर्कल, है ना। ये स्ट्रेस, ये वाला एक स्ट्रेस पॉइंट, ये एक स्ट्रेस पॉइंट, तो एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बन जाएगा इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करके, है ना। तो बेस्ड ऑन स्ट्रेस सर्कल दिस डिस्टेंस इज गिवन, बेस्ड ऑन स्ट्रेस सर्कल। अब समझिए, यहाँ पे देखो, है ना, और डायग्राम वो याद रखना, ये आपका स्टॉक रेल है, और यहीं पे आपका इस तरह से टंगरेल आ रहा था, मान लीजिए, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, बगल में तुमको प्लान भी बना के दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना, चीजों को पिक्चर समझ पाओ अच्छे से। ये स्टॉक रेल आ रही थी, अभी जो डायग्राम बनाए थे वही डायग्राम फिर से बना रहे हैं। ये आपकी टंग रेल है इससे, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे ये ब्लॉक प्लेस्ड है, ओके, ये आपका ब्लॉक यहाँ पे प्लेस्ड है। तो देखो, ये तो मिटा देंगे अभी क्योंकि अब लिखना होगा ना, है ना, ये बस अभी ये क्रॉस सेक्शन को समझने के लिए। तो देखिए, मुझे ये बताओ यार, इन दोनों के बीच में ये जो गैप हम मेंटेन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हिल ब्लॉक जो हम देते हैं वो कैसे देंगे, कैसे हिल ब्लॉक कैसे देंगे, और क्या मैं हिल ब्लॉक को जो प्रोवाइड करूँ इस तरह से प्रोवाइड करूँ क्या, ऐसा मतलब रेल का जो लेवल है उससे हायर लेवल पे, ऐसे इस तरह से, तो मतलब है क्यों, अरे यार ये जो गैप है, इस गैप में ये जो गैप है, इस गैप में व्हील का फ्लेंज को तो एंटर करना है ना। अगर आपका जो व्हील है वो स्ट्रेट ट्रैक पे ही जा रही है, मतलब सीधा जा रही है, क्रॉसिंग नहीं हो रही उसकी, तो जो ये आउटर कर्व सॉरी आउटर वाले स्ट्रेट रेल पे जो व्हील होगा ना आपका, तो ये व्हील का फ्लैंज जो है वो गैप में एंटर करना चाहिए फिर। तो अगर आप इस तरह से हिल ब्लॉक को दे दोगे तो वो तो टकरा जाएगा ना, व्हील तो टकरा जाएगा इस हिल ब्लॉक से। तो इसलिए रेल का जो लेवल होता है उसके नीचे ही हम हिल ब्लॉक का लेवल रखते हैं। ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो, तो अगर रेल के लेवल के नीचे हिल ब्लॉक का लेवल रखते हैं तो कहाँ हम कनेक्ट करते हैं, तो ये जो हिल ब्लॉक होती है ये वेब टू वेब कनेक्शन बना रही होती है, ठीक है, यहाँ पे, और एक पर्टिकुलर डेप्थ पे हम बनाते हैं, क्यों, देखो व्हील फ्लैंज, व्हील जो है उसका भी तो फ्लैंज है, व्हील का शेप भी देख लो यार, व्हील का भी शेप तो ऐसा होता है ना, व्हील का भी शेप ऐसा है। तब ये जो व्हील चलेगी जब इस गैप में एंटर होगी, तो ये फ्लैंज का भी तो अपना एक डेप्थ है ना। तो इस डेप्थ को, इस मतलब यहाँ पे व्हील का फ्लैंज आएगा, जब ये व्हील एंटर करेगी तो यहाँ पे व्हील का फ्लैंज आ रही होगी कि नहीं, है ना, इस पर तो व्हील के फ्लैंज को भी एक पर्टिकुलर डेप्थ चाहिए, है ना। तो इसलिए हम कुछ डेप्थ नीचे ही प्लेस करते हैं, ठीक है, कुछ डेप्थ नीचे ही प्लेस करते हैं। तो ये इस तरह से आपका हिल ब्लॉक यहाँ पे दिया जाता है, दिस इज योर हिल ब्लॉक, ओके, दिस इज योर हिल ब्लॉक। अब देखिए, यहाँ पे एक डिस्टेंस तो आपका ये लिखो, ये फ्लैंज है व्हील का, दिस इज योर फ्लैंज, व्हील का फ्लैंज। अब ये देखिए, रेल के टॉप से लेके जहां तक जिस डेप्थ पे हिल ब्लॉक प्लेस किया गया है, इस वर्टिकल डेप्थ को बोलते हैं, इस वर्टिकल क्लियरेंस को बोलते हैं फ्लैंज वे डेप्थ क्लियरेंस, फ्लैंज, एक मिनट यार, मैं इसलिए ये अब मिटा देता हूँ, ये अब कोई काम का नहीं है आपको, है ना, ओके। और चीजों को इस तरफ लिखते हैं, समझना यहाँ पे चीजों को, ठीक है। पहले ये यहां से लेके यहां तक ये जो वर्टिकल क्लियरेंस है इसको बोला जाता है फ्लैंज वे
डेप्थ क्लियरेंस, ठीक है। हिल डाइवर्जेंस, ये डिस्टेंस आपको समझ गए, बेस्ड ऑन स्ट्रेस सर्कल। अब जो फ्लेंज वे क्लियरेंस वाला डिस्टेंस है, फ्लेंज वे क्लियरेंस, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ होती है वो बताता हूँ। उसके लिए ये जो फ्लेंज मैंने बनाया था व्हील का, है ना, यहाँ पे ड्राइंग में ये चीज मिटा देता हूँ, ठीक है। आप समझ गए हैं अभी, ओके, कि ये फ्लेंज वे डेप्थ क्लियरेंस हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमें क्यों प्रोवाइड करना है, ओके। तो ये चीज आप समझ चुके हैं, तो इसलिए इस चीज को हम मिटा देते हैं फिलहाल, ताकि ये डायग्राम आपका एक्सक्लूसिव डायग्राम रहे इन डिस्टेंसेस के लिए। हिल डाइवर्जेंस आपने देख लिया बेस्ड ऑन स्ट्रेस सर्कल, ये इसके रनिंग फेस टू रनिंग फेस तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है हिल डाइवर्जेंस। नाउ फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या होता है, यहां से लेके यहां तक, ये जो गैप है दो रेल के बीच में, ये जो गैप आपको प्रोवाइड करनी है, दिस पर्टिकुलर गैप, दिस इज योर सिंपली फ्लेंज वे क्लियरेंस, फ्लेंज वे क्लियरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज आपको समझनी है, हिल ब्लॉक, ठीक है, हिल डाइवर्जेंस, ठीक है, फ्लेंज वे डेप्थ क्लियरेंस, ठीक है, और सिंपली फ्लेंज वे क्लियरेंस, ठीक है। हिल डाइवर्जेंस हम कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला बताया था, स्विच एंगल इनटू लेंथ ऑफ टंग रेल, इस तरह से हम हिल डाइवर्जेंस को निकाल लेते हैं। तो यहां से इस पर्टिकुलर मतलब डायग्राम को देखते हुए हिल डाइवर्जेंस या फिर हिल क्लियरेंस भी इसको कभी कभी कहा जाता है, हिल क्लियरेंस या हिल डाइवर्जेंस, ठीक है। इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखते हुए आप क्या बता सकते हो, इसका एक इक्वेशन और लिख सकते हो, ये फ्लेंज वे क्लियरेंस, ये तो हो जाएगा साफ साफ, ठीक है, प्लस और क्या, विड्थ ऑफ हेड ऑफ रेल, जो भी आपने रेल सेक्शन यूज किया है उसका हेड का विड्थ कितना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक है, ठीक है। एक तो ये एक्सप्रेशन इसका यहां से जो डायग्राम से निकल रही है, दूसरा मैंने आपको बताया था स्विच एंगल इनटू लेंथ ऑफ टंग रेल, ये वाला एक एक्सप्रेशन आपको मैंने दिया था, समझ में आ रही है। तो ये दो फॉर्मूला, इसको नोट करिए, डायग्राम बनाइए, यहाँ तक नोट करिए, स्पेस नहीं है, आगे हम लिखेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर अप्रोच, ये पर्टिकुलर अप्रोच को देखते हुए इंडियन रेलवे कुछ गाइडलाइंस देता है, ठीक है ना, हमारे इंडियन रेलवे में कुछ गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस क्या है उसे हम देखते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे यहाँ तक मिटा देता हूँ, एक मिनट, ये चीज लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं, है ना, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फ्लेंज वे क्लियरेंस का बात करें, हमने यहाँ पे पहले डेफिनेशन ही लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए आप लिखते हुए चलिए डेफिनेशन को, फ्लेंज वे क्लियरेंस, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, फ्लेंज वे क्लियरेंस, इट इज डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल, और या स्टॉक रेल एंड टंग रेल, ठीक है। ये जैसे एट हिल लोकेशन हमने ये डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, या फिर लीड रेल एंड गार्ड रेल को हम चेक रेल भी कह सकते हैं, या फिर विंग रेल, है ना, उनके एडजेसेंट फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को तो हम फ्लेंज वे क्लियरेंस कह रहे हैं, गैप कह रहे हैं, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस और गैप इज प्रोवाइडेड फॉर व्हाट, फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ फ्लेंज ऑफ व्हील, व्हील फ्लेंज, फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ व्हील फ्लेंज। देखिए जो यहाँ पे एक चीज आती है नंबर ऑफ क्रॉसिंग, ये चीज हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे, है ना, नंबर ऑफ क्रॉसिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक चीज आती है नंबर ऑफ क्रॉसिंग, तो फ्लेंज वे क्लियरेंस नंबर ऑफ क्रॉसिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग वाले लोकेशन पे ये कर्व्ड रेल भी तो है, ये कर्व्ड रेल है, तो फ्लेंज वे क्लियरेंस हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो गैप में एंटर हो पाए, आपके जो फ्लेंज व्हील का जो फ्लेंज है ना, वो गैप में एंटर हो पाए, और तो और वो जो फ्लेंज है उसकी मतलब वहां पे इतना सफिशिएंट गैप हो कि वो
फ्लेंज जो है, व्हील का जो फ्लेंज है वो रेल के जो रनिंग सरफेस है उससे टच ना हो, उससे कांटेक्ट ना हो। क्यों? उससे अगर कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? वियरिंग ऑफ रेल होगा। अब देखो, स्ट्रेट ट्रैक से ज्यादा वियरिंग कर्व लोकेशन पे होती है, ये तुमको मालूम। तो यहाँ पे कर्व भी तो आती है क्रॉसिंग वाले लोकेशन पे, ऐसे ऐसे मान लो इस तरह से है, तो ये कर्व भी तो है, ये कर्व कर्व लोकेशन भी तो है। तो चूंकि ये कर्व रेल्स है तो यहाँ पर लैटरल डायरेक्शन में आपका व्हील शिफ्टेड होगा आउटवर्ड साइड में, डेफिनेट सी बात है। तो यहाँ पे वियरिंग हो सकती है, तो हमें कहीं ना कहीं वियरिंग एक्शन को भी यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलना होगा। अब होता क्या है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग के ऊपर डिपेंड करता है शार्पनेस ऑफ द कर्व जो क्रॉसिंग लोकेशन पे आती है। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के नंबर ऑफ क्रॉसिंग आते हैं, जैसे 1 in 8.5 या 1 in 12 ऐसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 1 in 8 पॉइंट या 8.5 या फिर हम इसको 1 in 8/2 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये एक क्रॉसिंग आती है। अब इसको हम कैसे, क्या है ये आप समझेंगे आगे चल के, मैं बताऊंगा। ये एक तरह का क्रॉसिंग है। और 1 in 1 in 12 एक तरह का क्रॉसिंग है। अब इसमें जो मान लीजिए यहाँ पे जो इस वाले क्रॉसिंग में जो कर्व कर्व यूज होंगे, कर्व रेल्स यूज होंगे, जो कर्व होगा, कर्व इज मोर शार्प, कर्व इज मोर शार्प। ठीक है, और यहाँ पे कर्व इज स्लाइट कर्व, ऐसे कह सकते हो, स्लाइट कर्व है। समझ में आ रहा है? इसी कारण से है ना, ये नंबर ऑफ क्रॉसिंग के ऊपर डिपेंड कर जाता है, क्योंकि हमको वियरिंग ऑफ रेल के लिए भी कुछ ना कुछ गैप वहां पे प्रोवाइड करना होगा। इसलिए जो फ्लेंज वे गैप है ये तो जनरली 6 सेंटीमीटर हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये जो फ्लेंज वे गैप है इसको जनरली 6 सेंटीमीटर प्रोवाइड करता है। लेकिन अलग अलग क्रॉसिंग के लिए, अलग अलग क्रॉसिंग के लिए अलग अलग कंसिडरेशन होती है फॉर वियर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 1 in 8/2 इसका, तो फ्लेंज वे गैप 6 सेंटीमीटर प्लस वियर, देखो कर्व शार्प है तो ज्यादा वियर हो सकता है, तो 0.6 सेंटीमीटर ये, तो ये कितना हो गया टोटल फ्लेंज वे क्लियरेंस? 6.6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, एग्जाम्पल 1 in 12 क्रॉसिंग के लिए यही सब डेटा पूछ लेता है। फ्लेंज वे गैप तो 6 सेंटीमीटर ये तो रहेगा स्टैंडर्ड, प्लस वियर को अकाउंट करेंगे तो स्लाइट कर्व है, तो इसमें 0.3 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा गैप प्रोवाइड करना होगा आपको वियरिंग के लिए, है ना। तो मतलब ये गैप प्रोवाइड करेंगे मतलब वियर नहीं होगा, हम ये कंसिडरेशन लेके, ये कंसिडर करके ओके हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 6.3 सेंटीमीटर हो गया टोटल। ओके, तो दिस इज योर फ्लेंज वे क्लियरेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग। ये दो टाइप ऑफ क्रॉसिंग मैंने आपको समझाया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नोट करिए इसको दोस्तों, नोट इट डाउन। तो अब उसी तरह से हील डाइवर्जेंस है ना, तो एच डी, तो ये क्या होगा? फ्लेंज वे, तो फ्लेंज वे में वियर के लिए भी टॉलरेंस इंक्लूडेड है ना। इसमें आप कह सकते हो टॉलरेंस, टॉलरेंस फॉर वियर, वियर ऑफ रेल इंक्लूडेड, प्लस विड्थ ऑफ रेल हेड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो अपना गाइडलाइन कहता है ना, बीजी ट्रैक के लिए, ओके, बीजी ट्रैक के लिए जो हील डाइवर्जेंस हम यूज करते हैं 13.7 ये लिमिट है ना, इस रेंज में ही रहता है टू 13.3 सेंटीमीटर। मीटर गेज के लिए 12.1 सेंटीमीटर टू 11.7 सेंटीमीटर। नैरो गेज के लिए 9.8 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अपना 44.7 केजी पर मीटर का रेल होता है ना, ये रेल सेक्शन होती है, उसको वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पहले समझा रखा। तो इसका जो हेड का विड्थ होगा, हेड विड्थ, ये होती है
6.7 सेंटीमीटर। तो ये अगर 6.7 सेंटीमीटर है तो मान लो बीजी ट्रैक के लिए निकाल रहे हो, तो बीजी ट्रैक के लिए निकाल रहे हो, मान लो कोई एक क्रॉसिंग है 1/12, तो 1/12 के लिए 6.3 प्लस 6.7 कितना हो जाएगा भाई? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा हिल डाइवर्जेंस, है ना। या फिर आप निकाल रहे हो किसके लिए, 1/8.5 क्रॉसिंग के लिए, है ना, तो 6.6 प्लस 6.7 तो 13.3 हो जाएगा भाई। समझ रहे हैं क्या? ऐसा, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा ना फिर। ओके, तो इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं आपका हिल डाइवर्जेंस। और एक दूसरा एंगल है स्विच, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, स्विच एंगल पर बेस्ड, है ना, वो वाला एक कॉन्सेप्ट है, तो वहां से ध्यान रखिएगा। ओके, लेंथ ऑफ टंगरेल वगैरह सब चीज आगे चल के बताएंगे अभी, है ना। पहले यहाँ तक लिखिए, आगे लिखिए, आगे जो टर्म आपके फ्लैंज विद डेप्थ। फ्लैंज विद डेप्थ क्या है? वर्टिकल डेप्थ मेजर फ्रॉम टॉप ऑफ रेल टू टॉप ऑफ हिल ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक, है ना। स्विच एंगल, एंगल बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल। ध्यान रखिएगा, रनिंग फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल, रनिंग फेसेस पूछ लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्विच डाइवर्जेंस। फॉर स्मूथ एंट्री, देखिए स्मूथ एंट्री के लिए एंड मूवमेंट ऑफ ट्रेन इट इज डिजायरेबल टू हैव स्मॉल स्विच एंगल, है ना। सो जो कि प्रोवाइड किया जाता है हाई स्पीड ट्रैक्स के ऊपर, स्मॉल स्विच एंगल जनरली मेंटेन की जाती है। लेकिन स्लो, फॉर स्लो मूवमेंट, है ना, आप ग्रेटर स्विच एंगल्स एडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर स्लो मूवमेंट ग्रेटर स्विच एंगल्स में बी एडॉप्टेड, जो कि जनरली प्रोवाइड की जाती है स्टेशन यार्ड वाले लोकेशन पे। देखो स्टेशन यार्ड वाले लोकेशन पे ट्रेन कितने धीरे से क्रॉस करती है ना, तो वहां पे स्विच एंगल ज्यादा होता है। ओके, जनरली वो स्लो मूवमेंट वहां पे कराई जा रही है, तो स्विच एंगल ज्यादा भी हो तो भी हमें फर्क नहीं पड़ती है। तो स्टेशन यार्ड वाले लोकेशंस पे स्विच एंगल ज्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू मेन ट्रैक्स के ऊपर, है ना, जहाँ पे हाई स्पीड मूवमेंट होनी है ट्रेन की। नाउ तो ये ध्यान रखिएगा, ये लॉजिक पूछ लेते हैं। ओके ओके, देखो यार स्विच एंगल है क्या? स्विच एंगल इज जहां मतलब स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में जो एंगल है, ये स्टॉक रेल, ये स्टॉक रेल मान लो। अब टंग रेल दिखा देते हैं आपको, ये मान लीजिए टंग रेल्स है, तो इनके रनिंग फेसेस के बीच का एंगल, तो जहां पे ये स्टॉक रेल और टंग रेल एक से एक दूसरे के साथ एकदम कांटेक्ट में आ जाते हैं, उसी जगह पे ये एंगल मेजर किया जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एकदम कांटेक्ट में आ जा रहे हैं, एक मिनट कलर चेंज करने थे मेरे भाई, ये यहाँ पे एकदम कांटेक्ट में आ जा रहा है, तो इसी लोकेशन पे आपको ये एंगल बीटा मेजर करनी है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हाउस करते हैं, एक दूसरे से एकदम कांटेक्ट में आ जाते हैं, वहीं पे ये एंगल मेजर किया जाता है ना, रनिंग फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल के बीच में। तो ये एंगल अगर कम होगा, ये एंगल अगर कम होगा मतलब स्विच का डाइवर्जेंस कम होगा, तो जो मतलब यहाँ पे देखो इस वाले लोकेशन पे, है ना, अगर ये एंगल कम होगा तो क्या व्हील आराम से स्मूथली एंटर नहीं कर जाएगी? कोई झटका वटका कुछ लगेगा नहीं, तो हाई स्पीड में भी है तो आराम से स्मूथली एंटर कर गया, निकल गया व्हील यार। लेकिन यही एंगल अगर ज्यादा होगा, मतलब रेल सेक्शन वगैरह मोटा है ना कुछ, तो एंगल ज्यादा है या स्विच डाइवर्जेंस आपने ज्यादा रखा हुआ है, तो वहां धीरे धीरे ट्रेन को गुजारनी होगी कि नहीं गुजारनी होगी, वही चीज है। तो अगर बीटा ज्यादा है ना तो स्लो, बीटा कम तो फास्ट। ठीक है, तो बीटा हम निकालते कैसे? बीटा इक्वल टू हील डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टंग रेल। तो हील डाइवर्जेंस अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हम निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ टंग रेल हमको मालूम होता है, हम आगे बताएंगे आपको स्पेसिफिकेशन इससे रिलेटेड। यहाँ से आपको बीटा क्या मेंटेन रखना है वो मिल जाएगा, तो उसी के हिसाब से ये प्लेस करके चेक कर लेते हैं। इस तरह से बैठाई जाती है ये पॉइंट वगैरह, समझ में आ रही है ऐसा। तो स्विच एंगल इज अ फंक्शन ऑफ हील डाइवर्जेंस एंड लेंथ ऑफ टंग रेल। इज इट क्लियर? तो इसके लिए और दो छोटा छोटा अलग फॉर्मूला भी यूज होता है कभी कभी। ये देखो, ये यहाँ पे ये मान लो हिल ब्लॉक वगैरह प्लेस्ड है, तो ये आपका लेंथ ऑफ टंग रेल आपको यहाँ से दिख रही है ना, दिस इज योर लेंथ ऑफ टंग रेल, ये आपको दिख रही है लेंथ ऑफ टंग रेल। और ये हील डाइवर्जेंस वगैरह क्या है, डी मान लो हील डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये डी क्या आपका हील डाइवर्जेंस है। तो यहाँ से एक ट्रायंगल मिलता हुआ नजर आ रहा है ना, तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, साइन बीटा, बीटा एंगल क्या होता है यार, पी बाई एच, है ना। तो यहाँ पे पी क्या है, डी, और एच क्या है, एल। एल मतलब लेंथ ऑफ टंग रेल, ठीक है।
एल मतलब क्या है, लेंथ ऑफ टंग रेल। तो बीटा एंगल यहां से कैसे निकल जाएगा, साइन इनवर्स डी बाई एल। कुछ भी था, कोई भी लॉजिक, कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? ओके। ये वाला जो फॉर्मूला ये कब यूज होगा, ये तब यूज होगा, ये जो फॉर्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला तब यूज होगा जब एट टो ऑफ टंग रेल उसका थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ रेल इज इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो, है ना। जो टो लोकेशन है, दिस इज योर टो, टो, तो टो के पास थिकनेस एग्जैक्टली जीरो है, तब ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा ये ट्रायंगल बनेगी, अप्लाई कर दो, निकल जा रही है चीजें। अगर मान लो टो पे कुछ ना कुछ थिकनेस है ना, मान लो टो पे कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा अभी बताते हैं। तो ये केस 2 बता रहे हैं ना, स्विच एंगल के अंदर ही आप चीजों को लिखोगे अभी, केस 2। सब चीज पढ़ो यार, सब चीज पढ़ो, मजे में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, टंग रेल जो है उसका कुछ ना कुछ थिकनेस है, ठीक है, जो कि जनरली होती है, जो कि जनरली होती है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये हिल ब्लॉक दिखा दिया, ओके, और ये हिल डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखा दो यार, एक मिनट, ये आपका हिल डाइवर्जेंस आ जाएगा। हिल डाइवर्जेंस को हमने क्या लिया था अभी, डी लिया था, ठीक है, मान लो डी है। नाउ यहाँ पे ये तो कुछ ना कुछ थिकनेस है, फिर ये थिकनेस तो यहाँ पे जीरो नहीं हो रही है, तो जीरो कहाँ पे होगा, कुछ और लेंथ पे जीरो हो रही होगी, कुछ और लेंथ पे जीरो हो रही होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे जीरो हुई है, तो यहाँ पे आपको दो डिस्टेंसेस या दो लेंथ ऑफ टंगरेल मिलेंगे। वो कौन से, जहाँ पे थिकनेस जीरो हो जा रही है वहां से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक लेंथ। जहाँ पे थिकनेस जीरो नहीं है ना, जो एक्चुअल वाला लेंथ है वहां से लेके यहाँ तक, मतलब ये एक्चुअल लेंथ है, सिंपल सी बात है यार, क्योंकि थिकनेस तो एक्चुअली में जीरो नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि ये जीरो थिकनेस है, जीरो थिकनेस, और यहाँ पे एक्चुअली में आप दिखा रहे हो टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ टंग रेल, है ना। तो ये लेट सपोज ये लेंथ है L1, जो कि है थियोरेटिकल लेंथ, थियोरेटिकल लेंथ, जीरो थिकनेस को जो टच कर रहा है। ये लेंथ है L2, जो कि एक्चुअल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर ये बीटा एंगल ले लो यार, ये बीटा एंगल गाउज फेसेस के बीच में है ना, ये एंगल आपका बीटा। अब देखो, तो ये अगर गैप में, फिर यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है ये क्या हो जाएगा फिर भाई, लेट्स सपोज दिस गैप इज योर x, एंड व्हाट इज दिस x, L1 माइनस L2, सीधी बात। किसी तरह का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप ये, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो थ्योरेटिकल वाला ट्रायंगल, एक एक्चुअल वाला ट्रायंगल। अगर मैं सबसे पहले थ्योरेटिकल वाले ट्रायंगल को यूज कर, थ्योरेटिकल वाला, चलो थ्योरेटिकल, हाँ ठीक है, चलो थ्योरेटिकल वाले ट्रायंगल को यूज करके अगर मैं लिखूं, तो मैं साइन बीटा इक्वल टू, ध्यान से देखना इक्वेशन लिख रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, साइन बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता है, साइन बीटा इक्वल टू लिख सकता है तुम्हारा डी बाई L1, सीधी बात, नोटेड ही बात। अगर मैं एक्चुअल वाला ट्रायंगल को कंसिडर करूं, तो यहां से मैं साइन बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता है, साइन बीटा इक्वल टू, अगर एक्चुअल वाला ट्रायंगल कंसिडर करूंगा तो मैं लिखूंगा डी माइनस थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टंग रेल डिवाइडेड बाई L2, ऐसा लिखूंगा, लिखूंगा। अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है ऑलरेडी, क्या, x इक्वल टू L1 माइनस L2, ये वाला एक्सप्रेशन है x इक्वल टू L1 माइनस L2,
तो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं यहां से L1 और L2 को कैलकुलेट करके फीड कर दूं, निकाल दूं, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा भाई, t बाई साइन बीटा। समझ में आ रहा है? ये निकल जाएगा आपका फॉर्मूला, जिसमें x इक्वल टू क्या है, L1 माइनस L2। बस यही चीज करनी है। तो L1 माइनस L2 इक्वल टू t बाई साइन बीटा। यही सारे एक्सप्रेशन यूज होते हैं और इन्हीं को यूज करके हम, अगर ये वाला केस है जो कि प्रैक्टिकल केस जनरली होती है, क्योंकि वहां पे थिकनेस कितना होता है, लेकिन फिर भी वो लगभग 0 ही होता है। मैंने आपको लिखवाया था 1 सेंटीमीटर से ही कम, है ना। तो ये अब यार मटेरियल है कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी क्वेश्चन में कंसिडर करने के लिए दिया गया है तो कंसिडर करोगे। टी तुमको मालूम है 0.64 या 0.95, है ना। अगर नहीं दिया है तो 0.95 तक ले लेना, मैक्सिमम टी को लेके कंसिडर करके बता देना। अगर डेटा दिया है तो वही रेंज में डेटा दिया होगा, जो भी डेटा दिया है उस डेटा को कंसिडर करके निकाल देगा, निकल जाएगा। न्यूमेरिकल अगर आया तो निकल जाएगा, निकल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, नोट डाउन करिए। अब थ्रो ऑफ स्विच, थ्रो ऑफ स्विच क्या है मालूम है, वो गैप जिस गैप को मेंटेन रखता है, मतलब जिस गैप को मेंटेन रखने के लिए आपका टंग रेल एक साथ मूव करते हैं, है ना, वही जो गैप बनती है। तो ये थ्रो ऑफ स्विच का वैल्यू क्या होता है, इन इंडिया के अंदर बीजी ट्रैक अगर है 9.5 सेंटीमीटर जनरली, मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए, दोनों के लिए सेम होता है 8.9 सेंटीमीटर। याद रहेगा, याद रहेगा मेरा भाई, है ना। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होना है, लेंथ ऑफ टंग रेल, लेंथ ऑफ टंग रेल। देखो सिंपल सा बेसिक रिलेशनशिप बता दिया हूं, लॉजिकल स्टेटमेंट भी पूछता अगर तो आप आंसर कर पाते, लेकिन जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक दिमाग नहीं लगाओगे। अब बोल दूंगा तो दिमाग लगा लेंगे। मुझे ये बताओ, मैं पूछूंगा हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड ट्रैक है, एक मिनट, हाई स्पीड ट्रैक बनानी है मेरे को, तो लेंथ ऑफ टंग रेल क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बताओ। मान लो हिल डाइवर्जेंस को फिक्स कर लो। अरे यार मैंने बोला था अभी, स्विच एंगल अगर कम होगा हाई स्पीड, स्विच एंगल ज्यादा लो स्पीड, तो स्विच एंगल हिल डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टंग रेल। तो स्विच एंगल कब होगा, स्विच एंगल कम तब होगा बीटा, एक मिनट, बीटा इज लेस व्हेन लेंथ ऑफ टंग रेल इज मोर, है ना। तो हाई स्पीड के लिए ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ चलेगा, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन है, देखिए टंग रेल का है ना, टंग रेल में लिखना है बीजी और मीटर गेज के लिए ये नंबर ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ क्रॉसिंग का कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे कि ये क्रॉसिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये किस तरह से आता है, क्रॉसिंग के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे अभी, है ना, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ वो वीडियो पार्ट 2 में होगा, पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्रॉसिंग के बारे में, ओके। वहां पे और भी बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे, वहां पे सब वो सब चीजों को करेंगे, क्योंकि एक ही बार सब चीज दे दूंगा दिमाग क्रैश कर जाएगा, हार्ड डिस्क, है कि नहीं। तो देखो ये लेंथ के जो स्पेसिफिकेशन है बीजी के लिए और एमजी के लिए, बीजी के लिए 4.72 मीटर, 6.40 मीटर, पूछ लेगा यार एग्जाम में, पूछ लेगा तो क्या करेगा ना, 7.6 मीटर, 9.776 मीटर, यहाँ 3.96 मीटर, ये 5.49 मीटर, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे जैसे कर्व का शार्पनेस कम हो रहा है, ये भी एक लॉजिक यहाँ से बिल्डअप हो जाएगा। मैंने आपको बोला है जैसे जैसे कर्व का शार्पनेस कम हो रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग वाले लोकेशन पे, लेंथ ऑफ टंग रेल भी आपकी बढ़ रही है, मतलब और हाई स्पीड हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिक क्लियर है ना। जैसे जैसे कर्व का शार्पनेस बढ़ रहा है, कर्व का शार्पनेस बढ़ने का लॉजिक क्या मैंने बोला था, 1/8 हाफ के करस्पॉन्डिंग जो कर्व होगा वो ज्यादा शार्प होगा एज कम्पेयर टू 1/12। तो शार्पनेस जैसे तो 1/16 और ज्यादा मतलब और कम शार्प होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे कर्व का शार्पनेस बढ़ रहा है, आपका लेंथ ऑफ टंग रेल बढ़ रहा है, तो लेंथ ऑफ टंग रेल बढ़ना मतलब बीटा एंगल कम, मतलब हाई स्पीड, समझ रहे हो।
सब लॉजिक, सब स्टेटमेंट, इन्हीं सब चीजों से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वगैरह घुमा के पूछेंगे। तो ये डेटा को कोरिलेट करके आंसर करने का, अब इतना डेप्थ में वो बहुत रेयर जाते हैं, है ना इतना डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर गए तो बोल सकते हो, है कि नहीं, आंसर कर सकते हो, इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट। अब और एक प्रोविजन है, देखिएगा मेरा दोस्त, प्रोविजन क्या है, देखो स्टॉक रेल का लेंथ से रिलेटेड है ना। जनरली जो प्रॉपर अरेंजमेंट होती है वो ये अरेंजमेंट होती है, ये स्टॉक स्टॉक रेल बेसिकली इस तरह से आ रही है ना। जो टंग रेल होगी ना वो कुछ यहां से होगी ऐसा, और ऐसा खत्म हो गई होगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो सेक्शन है दिस इज ओनली कॉल्ड एज टो ऑफ स्विच या टो ऑफ टंग रेल, और ये जो सेक्शन आपको दिख रही है इसी को हम बेसिकली बोलते हैं हिल, है ना। और ये जो रेल है स्टॉक रेल है। तो देखो स्टॉक रेल का जो लेंथ है वो टो से ज्यादा, हिल से भी ज्यादा एज कंपेयर टू टंग रेल। तो ये कितना ज्यादा होना चाहिए मिनिमम, इसके लिए एक डेटा दिया गया है, इसके लिए एक रेंज दिया गया है ना। दिस लेंथ, ओके, दैट इज लेंथ ऑफ स्टॉक रेल शुड बी, एक नोट बना के लिखो, है ना, शुड बी SHOULD शुड बी ग्रेटर देन, एक मिनट, शुड बी ग्रेटर देन टंग रेल बाई 1.63 to 1.68 मीटर एट टो एंड हिल लोकेशन। क्यों, अरे टू अवॉइड ज्वाइंट फॉर्मेशन, ठीक है। एक तो पता चला टंग रेल में भी ज्वाइंट आ गया, हिल में भी ज्वाइंट, मतलब स्टॉक में भी ज्वाइंट आ गया, तो बहुत सारे ज्वाइंट ना हो वहां पे, है ना, टू अवॉइड मल्टीपल ज्वाइंट फॉर्मेशंस, ओके, रेल ज्वाइंट वगैरह ना बने, क्योंकि ज्वाइंट आर वीकर सेक्शंस, वीकर लोकेशन, ठीक है। तो टू अवॉइड मल्टीपल ज्वाइंट फॉर्मेशन ये गाइडलाइन हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर जाके कहीं पर फिर रेल ज्वाइंट होगा, है ना, यहाँ पर रेल ज्वाइंट होंगे, जो भी लीड रेल है ना, ये इधर तो मेन रेल चला जाएगा, मेन रेल, और इस तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे ज्वाइंट होंगे, ये ज्वाइंट होंगे, और ये हो जाएगा आपका वो आउटर स्ट्रेट लीड रेल, है, समझ रहे हो बात को, क्लियर है। तो ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सो विद दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्लास, ये क्लास आपका खत्म हुआ, इसमें बहुत सारा डेटा वेटा सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये क्लास में ये सारा जो डिस्कशन कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास में ये सारा डिस्कशन कुछ भी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा पूरा कैलकुलेशन मिलेगा, है ना, क्योंकि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्रॉसिंग के बारे में। क्रॉसिंग में और भी खतरनाक चीजें, क्रॉसिंग जब पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कैलकुलेशन है, ये टर्नआउट का ओवरऑल लेंथ वगैरह, ये एक टंग रेल का लेंथ, कर्व, लीड, ये सब चीज कैलकुलेट करेंगे। आगे बहुत सारे टर्म आते हैं उनको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल वहां से बनते हैं, कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव सब बनते हैं, ये सारा तो ऑब्जेक्टिव पर्पस इंपॉर्टेंट है ही, आपको एहसास हो चुका होगा। So with this I am ending this particular class.